चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 31, घर जाओ, माँ और पिताजी और बहन से मिलो। अनुवादक 54,96,90,339। प्रिय, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ली जिनवेन अपना मन बनाने में पूरी तरह से असमर्थ केवल अपनी बगल में लिन मो की ओर ही देख सका। लियू मेहोंग भी लिन मो के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे। यदि यह शहर से बाहर का एक सामान्य माता पिता होता तो वह इतनी परेशान नहीं होती। स्थानांतरण की अनुमति देना पहले से ही एक अनुग्रह होगा। सबसे सीधा समाधान ये होगा कि लिन जियाओक्सियाओ को तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाए। इससे कोई नियम नहीं टूटेगा और इससे झांग जियू के माता पिता भी खुश होंगे। वास्तव में परसों शिक्षा ब्यूरो की बैठक में कुछ नेताओं ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि छात्र संघर्षों से निपटने के दौरान उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने नाम नहीं बताए, लेकिन हर कोई जानता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये केवल इसलिए था क्योंकि लिन मो पर कुछ ऐसा था कि लियू मेहोंग ने खुद को चट्टान और कठिन जगह के बीच पाया, सबसे अच्छा समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, हम स्थिति से अवगत हैं, लिन मो ने कुछ सोचने के बाद कहा। प्रिंसिपल लियू, क्या आप हमें एक जोड़े के रूप में इस पर चर्चा करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? इसके अलावा मैं जियाक्सियाओ के लिए एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करना चाहूंगा, अगर यह ठीक है। मम, कोई बात नहीं, बच्चे का दिमाग साफ करने के लिए उसे बाहर ले जाना उचित है। छुट्टी का अनुरोध करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए लियू मेहोंग तुरंत सहमत हो गए। बस याद रखें, आपको अपना निर्णय जल्दी से लेना होगा। आप जितनी जल्दी जियाक्सियाओ को स्थानांतरित करेंगे, उसके ग्रेड पर उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद, आप बहुत मददगार रहे हैं। लिन मो और ली जिनवेन ने प्रिंसिपल को अलग से धन्यवाद दिया और फिर लिन जियाओक्सियाओ के साथ कार्यालय छोड़ दिया, जो दालान में इंतजार कर रहे थे, और स्कूल के मैदान से बाहर चले गए। स्कूल के बाहर फुटपाथ पर चलते हुए जोड़े के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ली जिनवेन शिकायत में बड़बड़ाए बिना नहीं रह सके। ये किस तरह की स्थिति है? ऐसा नहीं है कि हमारे जियाओक्सियाओ ने उन्हें नाराज कर दिया है। वे हमें क्यों परेशान करते रहते हैं? शिक्षा ब्यूरो के नेताओं के साथ क्या हुआ? क्या सत्ता होने का मतलब यह है कि वे लोगों को धमका सकते हैं? अगर उन्होंने मुझे बहुत दूर धकेल दिया तो मैं इसे अदालत में ले जाऊंगा और उन पर मुकदमा करूंगा। लिन मो, लिन जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़कर उनका नेतृत्व कर रहे थे। केवल सांत्वना के शब्द ही कह सके, हर समस्या का समाधान है, घबराने से मदद नहीं मिलेगी। चलो आज दोपहर का खाना बाहर खाते हैं, तुम क्या खाओगी? ली जिनवेन ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। मुझे अभी खाने की भूख कैसे हो सकती है? लिन मो ने पूछना जारी रखा। तुम्हारे बारे में क्या जियाक्सियाओ? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम खाना चाहोगी, या कोई ऐसी जगह जहां तुम जाना चाहोगे? माँ और पिताजी आज दोपहर तुम्हें ले जाएंगे। लिन जियाओक्सियाओ का मूड भी खराब था। अपनी लाल सूजी हुई आंखों को पोंछते हुए उसने दयनीयता से कहा, पिताजी, मैं दादाजी के घर जाना चाहती हूँ। बहुत समय हो गया जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। लिन चांगशुई भी रक्षासा शहर में रहते थे, उत्तरी शहर जिले में नहीं बल्कि पूर्वी नए जिले में। उसने भी वहाँ एक जगह किराए पर ले ली। परिवार एक साथ रहता था, लेकिन चीजें तब असुविधाजनक हो गई जब लिन मो की शादी हो गई और उनका एक बच्चा भी हो गया, जिसके कारण लिन मो को बाहर जाना पड़ा और अपनी खुद की जगह किराए पर लेनी पड़ी। लिन चांगशुई को अपनी पोती से बहुत प्यार था, और जब भी जियाक्सियाओ को कोई बात परेशान करती थी तो वह अपने दादा दादी के बारे में सोचती थी। वास्तव में हमें पिताजी से आखिरी बार मिलने के बाद काफी समय हो गया है, ली जिनवेन ने प्रतिबिंबित किया, फिर जारी रखा। जब हमने कारों को देखा तो मैं ये कहने के बारे में सोच रहा था, मैं बस भूल गया हम अब पैसा कमा रहे हैं, हमें पिताजी को एक नया फोन लाना चाहिए। अपनी पत्नी के विचारशील पक्ष को देखकर लिन मो अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुआ और मुस्कुराते हुए चिढ़ा, अब गुस्सा नहीं है। क्रोधित? मैं क्रोधित क्यों नहीं होऊंगा? काश वे बस चले जाते। अपनी बेटी को अपने बगल में देखकर ली जिनवेन ने खुद को रोका और आगे बढ़ने से पहले रुक गई। लेकिन गुस्सा सिर्फ गुस्सा है। मैं हमारे परिवार से नाराज नहीं हूँ। इसके अलावा मेरे पति ने एक दिन में 10 लाख से अधिक कमाए। कौन जानता है कि भविष्य में कौन शीर्ष पर आएगा? विषय से उत्साहित होकर जियाओक्सियाओ ने झट से पूछा, पिताजी, क्या आपने वह गुआंगक्सू युवानाबाओ बेच दिया? लिन मो ने जियाओक्सियाओ के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैंने इसे बेच दिया। मुनाफा ज्यादा नहीं था, सिर्फ 1.24 मिलियन। वाह! अंगुलियों पर गिनती करते हुए जियाक्सियाओ की आंखें चमक उठी। 1, 10, 100, 1000, 10,000। 7 अंक। ये हमारे शिक्षक के कई वर्षों के वेतन से भी अधिक है। अपनी बेटी को पैसे से इतना मुग्ध देखकर एक बार फिर लिन मो और ली जिनवेन के चेहरे पर सफलतापूर्वक मुस्कान आ गई। ठीक है, चलो अभी के लिए अप्रिय बातों को भूल जाएं।
कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाएं, फिर एक कार किराए पर लें और दादाजी के घर जाएं। अरे मेरे लिए रुको। पिताजी तेजी से भागो, माँ को हमें पकड़ने मत दो। हाँ, धीरे करो, मत गिरो। जाओ पिताजी, जाओ। लिन मो अपनी बाहों में जियाक सियाओ के साथ आगे बढ़े, जबकि ली जिनवेन ने उनका पीछा किया और तीनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हर बाधा को पार किया जा सकता है। हर किसी का जीवन परेशानियों से भरा होता है। किसी के दृष्टिकोण को समायोजित करना सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 घंटे बाद 3 लोगों का परिवार दैनिक आवश्यकताओं के बड़े और छोटे बैगों से लदा हुआ किराए की पालकी में बैठा और पूर्वी नए जिले के लिए निकल पड़ा। कार के अंदर लिन मो ने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और अपनी माँ का फोन मिलाया। डायल टोन, अधिक डायल टोन। कॉल जल्द ही कनेक्ट हो गई। हेलो बेटे। इससे पहले कि लिन मो कुछ बोल पाते, लिन जियाओ सियाओ जोर से चिल्लाया, दादी अंदाजा लगाओ कि लैम कौन है। प्रारंभ में लिन मो की माँ की आवाज काफी मजबूत थी, जैसी कि आप गांव की महिलाओं में पाते हैं, धीमी और शुद्ध तरीके से बात करने की नहीं। आमतौर पर वह किसी भी मुद्दे को आवाज उठाकर सुलझा लेती थी। लेकिन लिन जियाओ की आवाज सुनकर उसके गले में खुशी की लहर दौड़ गई और उसका स्वर तुरंत तीव्र हो गया। क्या वह जियाओ है? दादी आपको बहुत याद कर रही है। लिन जियाओ ने भी पुकारा, दादी मुझे भी आपकी याद आती थी। माँ, पिताजी और मैं आपके घर जा रहे हैं, हम जल्द ही वहाँ पहुँचेंगे। क्या दादाजी घर पर है? दादाजी घर पर नहीं है। क्या तुम लोग वापस आ रहे हो? फिर मैं बाद में तुम्हारे दादाजी को फोन करूंगा और उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहूंगा। ठीक है, मैं दादाजी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लाया हूँ। हाँ, जियाओ तुम बहुत प्यारी हो। मो, तुमने आज वापस आने का फैसला क्यों किया? क्या आज जियाओ का स्कूल नहीं है? वहाँ पहुँचने पर विस्तार से बात करते हैं, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। पिताजी हाल ही में किस काम में व्यस्त है? कौन जानता है कि वह किस में व्यस्त है। हाल ही में वह जल्दी निकल रहा है और देर से लौट रहा है। कभी कभी वह पूरी रात घर नहीं आता। अगर मैं उससे पूछता हूँ तो वह चिंतित हो जाता है, इसलिए मैं पूछने की हिम्मत नहीं करता। अपनी माँ की बातें सुनकर लिन मो को एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि पिताजी को अपने निर्माण कार्य के लिए भुगतान पाने में परेशानी हो रही है। लिन मो ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह अपनी माँ के साथ इस विषय में और अधिक गहराई से बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिर आज रात कुछ अतिरिक्त व्यंजन बनाओ। क्या छोटी बहन भी घर पर है? चलो एक अच्छा पारिवारिक मिलन मनाते हैं। जरूर जरूर जरूर, मैं अभी शुरू करूंगा। जियाक सियाओ से पूछे कि वह क्या खाना चाहती है, फिर मुझे संदेश भेजे। मैं किराने का सामान लेने जाऊंगा, यह अभी भी जल्दी है और सुपरमार्केट में अभी भी सब कुछ होना चाहिए। माँ, ज्यादा परेशानी मत उठाओ, साधारण भोजन ही ठीक रहेगा। ली जिनवेन ने हस्तक्षेप किया। फिर भी लिन जियाओ ने जल्दी से कहा, दादी मैं आपकी ब्रेस्ट पोर्क बेली खाना चाहता हूँ और टमाटर के तले हुए अंडे। ठीक है, मैं इसे अभी खरीदने जाऊंगा। शाम 4 बजे लिन मो ने पूर्वी न्यू डिस्ट्रिक्ट के हुइनान टाउन हीरो विलेज में एक साधारण आवास के सामने कार पार्क की। चारों ओर बहुत ही सामान्य ग्रामीण घर थे और ऊंची इमारतें कभी कभार ही देखी जाती थी। मानचित्र को देखे बिना यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसी जगह भी राक्षस शहर की सीमा के भीतर थी। लेकिन यह वैसा ही है जैसे इंपीरियल कैपिटल का फॉरबिडन सिटी हलचल भरा है, लेकिन इसके बहुत करीब नहीं। आपको निचले जीर्ण शीर्ण संकीर्ण घरों का एक क्षेत्र मिलेगा। कार पार्क करने के बाद लिन मो सबसे पहले आउट हुए। पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही लगभग 25 साल की एक स्टाइलिश पोशाक वाली महिला ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, यो बड़े भाई, आप अच्छा कर रहे हैं। क्या आपके पास एक कार है? वह लिन सियू, लिन मो की छोटी बहन है। भले ही उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व जीवंत और बहिर्मुखी है और वह गुण है जो परिवार को एकजुट रखती है। मैंने इसे किराए पर लिया। अगर मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ तो आपको पहले अमीर बनना होगा और मेरी मदद करनी होगी। लिन मो ने ट्रंक खोला और उसमें रखी सामग्री की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ और मदद करो, ये सब माँ और पिताजी के लिए है। आंटी, लिन जियाओ पहले ही उत्साह से उछलते हुए कार से नीचे भाग चुका था। जियाओ बहुत अच्छी लड़की है। लिन सियू ने स्वाभाविक रूप से लिन जियाओ को उठाया, उसे चुंबन से दबा दिया और फिर असहाय होकर कहा, बड़े भाई, मैं आपको सामान ले जाने में मदद करूंगा, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं। मैं पहले वापस आऊंगा। कुछ और यात्राएं करें और आप ठीक हो जाएंगे। भाभी, हिलना मत, मेरा भाई मजबूत है, मेरे साथ घर चलो। माँ आधे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मा, ठीक है। अजीब तरह से केवल लिन मो को कार के बगल में अकेला छोड़ दिया गया, क्रूरतापूर्वक छोड़ दिया गया। अध्याय 32। माँ, मेरा भाई किसी को लूटने गया था। अनुवादक 54,96,90,339। लिन मो के माता पिता ने आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखा जाने वाला एक स्वनिर्मित घर किराए पर लिया। ये 5 मंजिल ऊंचा था और वे पहली मंजिल पर रहते थे, जिसमें 2 कमरे और एक रसोई घर था। एक कमरा माता पिता के लिए और दूसरा उसकी छोटी बहन लिन सियू के लिए। किराया 1200 प्रति माह था। ऊपर के कमरे अधिकतर एकल कमरे थे, प्रत्येक का किराया 500 प्रति माह था।
घर के पुराने स्वरूप के बावजूद राक्षसा शहर में इतनी कीमत व्यावहारिक रूप से इसे मुफ्त में देने जैसा था। और मकान मालिक की आंतरिक सजावट भी खराब नहीं थी, अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके। एकमात्र दोष ये था कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण तीसरी श्रेणी के ऊर्जा उपभोक्ता थे, जो एक दिन के लिए चालू होने पर चौंकाने वाली मात्रा में बिजली का उपयोग करते थे। किराया इतना सस्ता होने का मुख्य कारण ये था कि हुइनान शहर में न तो बहुत अधिक कारखाने थे और न ही उद्यम, अन्य स्थानों से बहुत अधिक लोग नहीं आते थे, और हीरो न्यू विलेज भी मेट्रो स्टेशन से काफी दूर था, इसलिए बिचौलिए जमींदारों की ओर से कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। जहां तक अच्छी सजावट की बात है, ये किराएदारों की खातिर नहीं थी, बल्कि जब्ती की स्थिति में अधिक मुआवजे के पैसे की गिनती के लिए थी। जैसे ही लिन मो ने आंगन में प्रवेश किया, जू किन, जो कि रसोई में व्यस्त थी, तेजी से बाहर आए और यह कहते हुए आगे बढ़ी, ज़ियाओ, यहाँ आओ, दादी को तुम्हें गले लगाने दो। क्या आप हाल ही में अच्छा खा रहे हैं? जिनवेन, ऐसा लगता है कि आपका वजन कम हो गया है। चलो अंदर जाकर बैठो, रात्रि भोजन शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। लिन सियू, जल्दी करो और अपने भाई की मदद करो, तुम दिन भर बहुत आलसी हो गए हो। मो, तुम भी लौटने पर इतनी सारी चीजें क्यों खरीदते हो? घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आप हर दिन पैसे बर्बाद कर रहे हैं। पहले पोती, फिर बहू, उसके बाद बेटी और अंत में बेटा। परिवार की स्थिति का पदानुक्रम दिन की तरह स्पष्ट था। लिन मो ने सामान अपने पिता के कमरे में रख दिया और बाहर निकलते हुए उसने कहा, माँ, आपकी प्यारी बेटी, मैं उससे एक उंगली भी नहीं उठवा सकता। जू किन ने लिन सियू की ओर देखा और डांटा, वहाँ खड़े मत रहो, जाओ अपने भाई की मदद करो। घर पर काम करने वालों की कभी भी उतनी सराहना नहीं की जाती जितनी बाहर काम करने वालों की जाती है। लिन सियू ने अपनी आंखें घुमाई, अनिच्छा से लिन जियाओ को निराश किया और बाहर निकलते हुए कहा, मैं कल भी बाहर जा सकती हूँ। केवल जब आप कभी कभार वापस आते हैं तो आप घर की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। तुम बच्चे, जू किन और कहना चाहता था, लेकिन लिन सियू पहले ही जा चुका था। लिन मो ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और रसोई में चले गए और व्यंजनों की पूरी मेज को देखते हुए कहा, माँ, इतनी तैयारी क्यों करे? ये बहुत फिजूल खर्ची है, हम संभवतः ये सब खत्म नहीं कर सकते। क्या पिताजी अभी तक वापस नहीं आए? ली जिनवेन भी आ गई, उन्होंने कुशलता से कटिंग बोर्ड पर आधी कटी हुई सब्जियों को काटना शुरू कर दिया। जिनवेन, इसे नीचे रखो और थोड़ा आराम करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ, जू किन ने कहा, क्योंकि उसकी मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं छूटी। उसने चाकू पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे पिता जल्द ही वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करो, रात का खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जो दंपत्ति मदद करना चाहता था, माँ ने उसे बिना औपचारिकता के बाहर निकाल दिया। लिन सियू शेष सामान लेकर लिन जियाओ के साथ अपने माता पिता के शयन कक्ष में दाखिल हुई। लिन मो और ली जिनवेन उनके पीछे पीछे आए। कमरा बड़ा नहीं था, केवल लगभग 10 वर्ग मीटर था, जिसमें एक बिस्तर और कई दैनिक आवश्यकताएं थी। एक बार जब उन्होंने खरीदी हुई चीजें नीचे रख दी तो बैठने के लिए मुश्किल से ही जगह बची थी। इसकी मदद नहीं की जा सकी। घर किराए पर लेना उनके पुराने घर में रहने जैसा नहीं था, केवल विविध वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए दूसरा कमरा किराए पर लेना संभव नहीं था। लिन मो और ली जिनवेन केवल बिस्तर के किनारे पर बैठ सकते थे। लिन सियू ने उत्साहपूर्वक लिन जियाओ को लिन मो द्वारा लाया गया प्रत्येक आइटम दिखाया। बड़े भाई, ये शराब कुछ 100 युआन प्रति बोतल की होगी, है ना? होली स्मोक्स रेड चाइना सिगरेट का एक पैकेट, ये भी कुछ 100 होंगे। बड़े भाई, क्या आपने इसे अमीर बना दिया? लिन सियू ने जितना अधिक देखा, वो उतनी ही अधिक आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि एक मोटे हिसाब से उसे पता चला कि वस्तुओं के ढेर की कीमत कम से कम कुछ 1000 युआन थी। उन्हें देखने के बाद उसने निराशा से कहा, वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े भाई, आप सचमुच अपनी छोटी बहन को गंभीरता से नहीं लेते। लिन मो ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों खरीदूं? आपने मुझे सामान ले जाने में मदद करने की भी परवाह नहीं की, और आप उपहार की उम्मीद करते हैं। सियू, अपने भाई की बात मत सुनो। ली जिनवेन मुस्कुराई और अपनी जेब से ओल्ड फैंगजियांग का एक लाल डिब्बा निकाला। उसे खोलने पर उसके अंदर एक चमकदार सोने की अंगूठी निकली और उसने कहा, पिछली बार जब हम खरीदारी करने गए थे तो आपको ये पसंद आई थी, है ना? आपके भाई ने इसे आपके लिए खरीदा था। अंगूठी महंगी नहीं थी, बस 2000 युआन से अधिक थी। लेकिन इस तरह के उपहार ने लिन सियू को पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, बड़े भाई, आप लॉटरी नहीं जीत सकते थे, है ना? लिन जियाओ ने बगल से कहा, आंटी, मेरे पिताजी अद्भुत हैं। वो हमें छाते बेचने के लिए डिज्नी ले गया और केवल 1 घंटे में 10,000 युआन से अधिक की कमाई की, और अभी भी है। अभी भी डिज्नी छाते बेच रहा है। 1 घंटे में 10,000 से ज्यादा कमाए। क्या वे सोने के छाते बेच रहे थे? ये सुनकर लिन सियू पूरी तरह से अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भतीजी किस बारे में बात कर रही है। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिन जियाओ ने कहा, और भी बहुत कुछ है। सिर्फ एक सुबह में मेरे पिता ने 10 लाख से अधिक कमाए। क्या 10 लाख से अधिक? एकाधिकार पैसा। लिन सियू ने अपने मुंह का कोना घुमाया। चौंक कर उसने लिन मो की ओर देखा और पूछा, बड़े भाई, आपका क्या मतलब है?
आप किसी को लूटने नहीं गए थे, है ना? अपना सिर लूटो। लिन मो इस तथ्य को छिपाने की योजना नहीं बना रहा था कि उसने अपने परिवार से कुछ पैसे कमाए हैं। उसने कुछ सहजता से अपने कंधे उचकाए, बस थोड़ा भाग्यशाली हो गया और थोड़ा पैसा कमा लिया, बस इतना ही। 10 लाख से अधिक, थोड़े से पैसे। लिन सियू को नहीं पता था कि अब कौन से शब्द उसकी भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं। ये पुष्टि करने के बाद कि लिन मो बकवास नहीं कर रहा था, उसने जो हाथ में था उसे नीचे रख दिया, अपना सिर घुमाया और बाहर भाग गई। रसोई में कई बार गहरी सांसें लेने के बाद आखिरकार उसकी सांसें रुकी और हकलाते हुए बोली, माँ, तुम्हारे बेटे ने बनाया है। ओह नहीं, आपके बेटे ने आज 10 लाख से अधिक कमाए। जू किन बहुत शांत थी, उसने बर्तन में नमक छिड़कना जारी रखा और कहा, क्या 10 लाख से ज्यादा? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। आप खुद 1 करोड़ से ज्यादा की तरह दिखते हैं। इतना बड़ा आदमी बिल्कुल भी स्थिर नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा है और तुम इस पर विश्वास करती हो। लिन सियू ने बार बार अपने हाथ लहराए, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे भाई ने जो चीजें अभी अभी ली हैं, उनकी कीमत कम से कम कुछ 1000 युआन है और उसने मुझे ये भी दिया। लिन सियू के हाथ में सोने की अंगूठी देखकर जू किन भी भौहें चढ़ा बैठी। उसने आगे कहा, मेरा भाई कितना कंजूस है, अगर उसने इसे अमीर नहीं बनाया होता तो क्या वह इतना उदार होता। लिन मो भी रसोई में आई, उसने लिन सियू के हाथ से सोने की अंगूठी छीन ली और असंतोष से कहा, अरे अरे अरे, तुम लड़के, तुम किसे कंजूस कह रहे हो? आपकी भाभी ने दया करके आपको उपहार दिया है और आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं। भूल जाओ, मैं इसे अब तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसे माँ को दे दूंगा। लिन सियू ने तुरंत अपना हाव भाव बदल लिया और खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की। भाई, हे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं गलत हूँ भाई, मेरा भाई सबसे उदार है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मैं तुम्हें अपना सारा दहेज खर्च करने दूंगी। हालांकि मुझे डर है कि तुम शादी नहीं कर पाओगे। लिन मो ने उस पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए अंगूठी उसे वापस दे दी। माँ, उसकी बकवास मत सुनो। लेकिन मैंने वास्तव में थोड़ा पैसा कमाया। जू किन ने बार बार सिर हिलाया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, यह मानते हुए कि उसके बेटे ने वास्तव में कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन उसने 10 लाख से अधिक को गंभीरता से नहीं लिया। संख्या बहुत बड़ी थी, ये वास्तविक नहीं लगा। उसने सलाह दी, पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास है तो भी इसे बर्बाद मत करो, उन उपहारों को वापस ले लो। तुम्हारे पिता और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अधिक पैसे बचाएं, आपको अभी भी भविष्य में घर खरीदने की आवश्यकता होगी। घर का जिक्र आते ही रसोई का माहौल तुरंत थोड़ा और उदास हो गया। इसमें कोई मदद नहीं है, एक निम्न वर्गीय परिवार के लिए घर खरीदने की आवश्यकता हमेशा एक अपरिहार्य विषय है। और तभी आंगन का गेट धक्का देकर खुला और एक इलेक्ट्रिक बाइक अंदर आई। दरवाजे पर खड़े होकर लिन जियाओक्सियाओ की आंखें चमक उठी और वह तेजी से भागी और चिल्लाते हुए बोली, दादाजी, दादाजी, दादाजी। ये लड़की बचपन से ही हमेशा अपने दादाजी के सबसे करीब रही है। अध्याय 33, अब मैं भी एक पिता हूँ। अनुवादक 54,96,90,339। लिन चांगशुई लंबे नहीं थे, उनके बाल सफेद थे। वर्षों से खराब हो चुके उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, जो समय के साथ उसकी त्वचा में गहराई तक समा गई थी। लिन जियाओक्सियाओ को अपनी ओर दौड़ते देख लिन चांगशुई के चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान आ गई और उसने अपनी बाहें फैला दी और प्यार से उसे उठा लिया। हे भगवान, मेरी प्यारी पोती, दादाजी भी तुम्हें बहुत याद करते थे। देखो, यह क्या है? जैसे कोई जादूगर कोई चाल चल रहा हो। लिन चांगशुई ने अपनी जेब से कैंडी का एक टुकड़ा निकाला और उसे लिन जियाओक्सियाओ के सामने रख दिया। धन्यवाद दादाजी। लिन जियाओक्सियाओ ने कैंडी का रैपर फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हो गई। अभी भी खा रहे हो? इस गति से तो तुम्हारे दांत ही नहीं बचेंगे। लिन मो ने डांटा और फिर तुरंत कहा, अब नीचे उतरो। क्या तुम दादाजी की बुरी पीठ के बारे में भूल गए हो? कुछ समय पहले लिन चांगशुई की लंबर डिस्क हर्निएशन के लिए सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें विशेष रूप से शारीरिक श्रम कम करने की सलाह दी थी। लिन जियाओक्सियाओ ने फुसफुसाया, पस लिप किया और शिकायत की, दादाजी, पिताजी मुझे परेशान कर रहे हैं। ये ठीक है, तुम अपनी कैंडी का आनंद लो, मैं तुम्हारे लिए उसे डांटूंगा। लिन चांगशुई ने लिन मो को भौं के साथ देखा और पूछा, मेरी पोती के माथे को क्या हुआ? क्या वह गिर गई? लंबी कार यात्रा के बाद लिन पर सिक्के की लालिमा और सूजन। जियाओक्सियाओ का माथा अधिकतर उतर गया था, इतना कि न तो लिन सियू और न ही जू किन को कुछ भी असामान्य नजर आया। लेकिन ऐसे विवरण लिन चांगशुई की नजरों से बच नहीं पाए, जो अपनी पोती को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लिन मो नहीं चाहते थे कि उनके पिता को चिंता हो और उन्होंने उपेक्षापूर्ण उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है, वह बस स्कूल में गिर गई थी। हालांकि जैसे ही स्कूल का जिक्र हुआ, लिन जियाओक्सियाओ की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे, उसकी आवाज कांप रही थी और उसने शिकायत की, दादाजी, एक बुरा सहपाठी है जो मुझे स्कूल में धमकाता रहता है। आज उसने जानबूझकर रिमोट कंट्रोल कार का भी इस्तेमाल किया। लिन जियाओक्सियाओ। लिन मो ने अपनी बेटी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हुए भौहें चढ़ा दी। चुप रहने का इशारा करते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए लिन चांगशुई ने गहरी आवाज में पूछा, मेरी प्यारी लड़की, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था।
व्यथित महसूस करते हुए लिन जियाओक्सियाओ ने शुरू से अंत तक लिन चांगशुई को पूरी घटना बताई। जैसे ही उसने उस क्षण के बारे में बात की जब उसका माथा लगभग पोडियम से टकराया था, लिन चांगशुई की आंखें उसके साथ लाल हो गईं। उसने वास्तव में उसका दर्द महसूस किया। दादा दादी का स्नेह ऐसा ही होता है, भले ही वे स्वयं कई कठिनाइयां सहन करते हों, वे इसे दिल पर नहीं लेते हैं, लेकिन ये सुनकर कि उनके पोते को धमकाया जा रहा है, उनके दिल में गुस्सा ही रह जाता है। लिन मो ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, पिताजी चिंता मत करो, सब कुछ हल हो गया है। ली जिनवेन ने भी तुरंत लिन जियाओक्सियाओ को उठाया और समझाया, पिताजी निश्चिंत रहें, स्कूल हमारा बहुत समर्थन करता है और वह बच्चा पहले ही माफी मांग चुका है। जियाओक्सियाओ, क्या हम यहाँ रास्ते में दादाजी को सब कुछ न बताने के लिए सहमत नहीं थे? लिन चांगशुई ने लिन जियाओक्सियाओ के माथे पर धीरे से वार किया और चिंता से पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? अब दर्द नहीं होता दादाजी, ये बस एक छोटी सी बात थी और इस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन मो ने अपने पिता की चिंतित नजर देखकर कहा और जल्दी से कहा, पत्नी जियाओक्सियाओ को अंदर ले जाओ, मुझे पिताजी के साथ कुछ चर्चा करनी है। ली जिनवेन ने सिर हिलाया और लिन जियाओक्सियाओ को अपनी बाहों में लेकर रसोई में चली गई। एक बार जब आंगन में केवल पिता और पुत्र बचे थे, लिन मो ने पूछा, पिताजी निर्माण भुगतान के मामले में चीजें कैसी चल रही हैं? उन्होंने इस बार विशेष रूप से आंशिक रूप से व्यक्तिगत रूप से इस मामले की तह तक जाने के लिए लंबी यात्रा की थी। हालांकि उनके पिता ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि कुछ भी गलत नहीं है, लिन मो को जो जानकारी मिली थी उससे संकेत मिलता है कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। लिन चांगशुई ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और एक गहरी कश खींचते हुए कहा, क्या आप सिर्फ इसी के लिए वापस आए थे? आप बहुत चिंता करते हैं, क्या मैंने आपको फोन पर नहीं बताया? यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लिन मो अभी भी आश्वस्त नहीं हुए, उन्होंने कहा, पिताजी कृपया मुझे सच बताएं, वास्तव में क्या हो रहा है? मेरे कई दोस्त हैं जो मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं अब 30 साल का हो गया हूँ, घर का हर काम सिर्फ आप पर निर्भर नहीं रह सकता, क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी अब एक पिता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर लिन चांगशुई के मुंह पर एक फीकी मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में गर्व की झलक दिख रही थी। हाँ, उसका अपना बेटा बड़ा हो गया था। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए पूछा, एक चाहिए? लिन मो ने अपना सिर हिलाया, नहीं धन्यवाद, वह चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आपको भी जल्दी छोड़ देना चाहिए। अगर मैं इसे छोड़ सकता तो मैंने इसे बहुत पहले ही कर दिया होता। लिन चांगशुई ने सिगरेट हटा दी और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं कुछ परेशानी में पड़ गया था। आधे साल पहले मैं गांव के कुछ साथियों को लवकाई ग्रुप के लिए एक निर्माण स्थल पर काम करने के लिए ले गया था। हमने वहां आधे साल से अधिक समय तक काम किया, लेकिन जब हिसाब किताब करने का समय आया तो ठेकेदार भाग गया और कहीं नहीं मिला। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले ही ठेकेदार के बॉस से संपर्क कर लिया है और सारे पैसे का हिसाब देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुनने के बाद लिन मो ने सिर हिलाया, ये स्पष्ट रूप से देखते हुए कि उसके पिता शायद झूठ नहीं बोल रहे थे, और फिर उसने गंभीरता से सलाह दी, अगर कोई समस्या नहीं है तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो मैं आपको वकील ढूंढने में मदद करूंगा। श्रम ब्यूरो इन दिनों प्रवासी श्रमिकों के वेतन को लेकर काफी चिंतित है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए परेशानी खड़ी न करें। सबसे बुरी स्थिति से भी बदतर स्थिति आती है, हम पैसे खर्च कर सकते हैं, मैं इसे आपके लिए कवर कर सकता हूँ। लिन मो ने पहले निर्माण स्थलों पर काम किया था और वह अतिदेय मजदूरी से बहुत परिचित था। निर्माण स्थल, वहाँ कई संदिग्ध चीजें होती हैं। न जाने कितने मजदूरों को दूसरे पक्ष के लोगों ने पीटा है या मार डाला है जब वे अपनी मजदूरी मांगने गए थे। कुछ लोगों के लिए दावों का भुगतान न करने पर इमारतों से कूदने और दुर्घटनावश गिर जाने की धमकी देना भी आम बात थी। उसे सबसे अच्छी तरह से याद है कि उसका एक दोस्त था जो कुछ समय पहले भुगतान मांगने गया था और दुर्भावनापूर्ण वेतन दावा के लिए उसे कई दिनों तक हिरासत में रखा गया था। लिन मो के इतना चिंतित होने का कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार के साथ ऐसी त्रासदी हो, हजारों की संख्या में। क्या आपको लगता है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं? लिन चांगशुई ने अपने हाथ में सिगरेट का बट सूंघा और हंसते हुए कहा, लेकिन आज मैं वास्तव में इसे देख रहा हूँ। तुम मेरे बेटे सचमुच बड़े हो गए हो। चिंता मत करो, पिताजी के पास एक योजना है। ये सिर्फ मजदूरी वापस पाने के बारे में है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। उस पल लिन सियू ने रसोई के दरवाजे से पुकारा, पिताजी, भाई, खाना तैयार है। माँ ने तुम्हें टेबल बाहर ले जाने के लिए कहा है। इतने सारे लोगों के लिए न तो रसोई घर और न ही शयन कक्ष पर्याप्त बड़ा था। उन्हें बाहर खाना खाने के लिए सभी मेजों और कुर्सियों को बाहर आंगन में ले जाना पड़ा। हालांकि पतझड़ आ गया था और मौसम थोड़ा ठंडा था, फिर भी पूरे परिवार के एक साथ होने से माहौल बहुत गर्म था। इसके अलावा एक गरीब परिवार होने के कारण उनके पास शुरुआत के लिए अधिक सुख सुविधाएं नहीं थी। मेज लगाने के बाद अच्छी तरह से तैयार भोजन की प्लेटें बाहर लाई गईं, जिससे आंगन व्यंजनों की स्वादिष्ट सुगंध से भर गया। काम से लौट रहे अन्य किराएदारों में से कुछ ऐसे गर्म दृश्य को देखकर काफी निराश दिखे।
वे सभी श्रमिक थे। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने परिवार के साथ आनंदमय पुनर्मिलन रात्रिभोज करने में सक्षम होने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन सरकार ने हाल ही में एक नीति पेश की थी कि इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर भी कोई छुट्टियां नहीं होंगी, इसलिए इन लोगों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन का सपना ज्यादातर टूट गया था। जैसा कि कहा जाता है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। और चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कुछ लोग रसातल में खड़े हैं जो आपके जीवन से ईर्ष्या कर रहे हैं। खाना परोसने के बाद लिन सियू ने कमरे से शराब की एक बोतल निकाली और उत्साह से कहा, पिताजी देखो आपका अनमोल बेटा आपके लिए क्या लाया है। जियांग चुन, हमारे पिछले टीम निर्माण कार्यक्रम में बॉस यही पी रहा था। इसकी कीमत प्रति बोतल कई 100 युआन थी। लिन चांगशुई शायद ही कभी शराब पीते थे, लेकिन उन्हें शराब की कीमत पता थी और यह पुष्टि करने के बाद कि बोतल वास्तव में जियांग चुन की थी, उन्होंने डांटा, वापस आना ठीक है, लेकिन इतनी महंगी शराब क्यों खरीदे? क्या ये बर्बादी नहीं है? क्या बर्बादी है? लिन सियू ने शराब को लिन के सामने रखते हुए गर्व से कहा। चांगशुई और हंसते हुए, आपका अनमोल बेटा अब कोई साधारण चरित्र नहीं है। उसने अभी 10 लाख से अधिक कमाए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी बहुमूल्य पोती से पूछ सकते हैं। क्या 10 लाख से अधिक? दादाजी को बताओ, तुम्हारे पिताजी अब क्या बकवास कर रहे हैं। अध्याय 34, लिन मो की प्रतिष्ठा। अनुवादक 54,96,90,339। जू किन को मूल रूप से अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह कई बार इसका जिक्र करने से खुद को रोक नहीं सकी और एक पल के लिए भी वह निश्चित नहीं हो सकी कि यह सच है या गलत। लिन चांगशुई ने भी अपनी गोद में बैठी अपनी पोती की ओर देखा। चून की सभी की निगाहें लिन जियाओक्सियाओ पर थी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता की ओर देखा और अनुमति मिलने के बाद अपने हाथ में मुर्गे की टांग नीचे रखी, अपने होठों को थपथपाया और कहा, दादाजी, पिताजी डींगे नहीं मार रहे हैं। चाची सच कह रही थी। पिताजी ने आज सचमुच बहुत सारा पैसा कमाया। हमारे शिक्षक 7 या 8 वर्षों में जितना कमाते हैं उससे भी अधिक। एक बार जब खबर की फिर से पुष्टि हो गई तो बूढ़े जोड़े की निगाहें, जो शुरू में मजाक में थी, कुछ हद तक स्तब्ध हो गई और फिर दोनों लिन मो पर टिक गई। जू किन की आंखें चौड़ी हो गई और उसने पूछा, बूढ़ा बेटा, क्या मेरी पोती ने जो कहा वह सच है? लिन चांगशुई ने बात नहीं की, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति भी शांत नहीं थी। हम 10 लाख से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पूरे परिवार को कमाने में इतने साल लग जाएंगे और 10 लाख से अधिक की बचत करने के लिए उन्हें शुरुआत करने के लिए कम से कम 1 दशक की आवश्यकता होगी। चूंकि वे सभी एक ही परिवार में थे, लिन मो ने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई थी और मुस्कुराते हुए कहा, जियाओक्सियाओ थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहा है, लेकिन मैंने वास्तव में कुछ पैसे कमाए, लगभग 1.2 मिलियन। एक बार खबर की पुष्टि हो जाने के बाद बूढ़ी माँ जू किन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बूढ़े पिता लिन चांगशुई बहुत शांत थे और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुमने इसे कैसे अर्जित किया? तुमने कुछ भी अनैतिक नहीं किया, क्या तुमने? नहीं, यहाँ क्या हुआ? लिन मो ने पिछले 2 दिनों की घटनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश दिया। निस्संदेह उन्होंने खुफिया प्रणाली के अस्तित्व को छोड़ दिया, बस हर चीज के लिए भाग्य को जिम्मेदार ठहराया। अपने विवरण में वह केवल उन ट्यूब सिक्कों के माध्यम से एक छोटा सा भाग्य कमाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने इतनी सारी कमाई कर ली। ये सुनने के बाद लिन सियू ने कहा, बूढ़े भाई, आप अविश्वसनीय हैं। ये जेंगयांग मिन बिलो में नायक की किस्मत से भी बेहतर है। आप वास्तव में भाग्य के पुत्र हैं। जू किन बहुत खुश थी, लेकिन अपनी खुशी के बीच उसने फिर भी सलाह दी, बूढ़े बेटे, हालांकि ऐसा सौदा पाना तुम्हारे अच्छे भाग्य के कारण था, इसे एक नियमित चीज के रूप में मत लो, अन्यथा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे खोना पड़ सकता है। लिन चांगशुई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह चुप रहा, कुछ सोचता रहा। लगभग 1 दर्जन सेकंड बाद लिन चांगशुई अचानक खड़े हुए, घर में चले गए और थोड़ी देर बाद पोस्टल सेविंग्स बैंक कार्ड पकड़े हुए सभी की हैरान निगाहों के बीच वापस बाहर आए। वह वापस बैठ गया, उसने अपने लिए 1 गिलास शराब पी और 1 गिलास लिन मो के लिए भी डाला और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी के साथ शराब पीजिए। जरूर जिन वेन, आप घर वापस ड्राइव करें और यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो बस एक निर्दिष्ट ड्राइवर को बुलाएं। मैं पिताजी के साथ थोड़ी शराब पीने जा रहा हूँ। लिन मो ने अपना गिलास उठाया और उसे अपने पिता के गिलास से जोर से टकराया, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और गिलास की सामग्री को एक ही बार में नीचे गिरा दिया। एक जलन सीधे लिन मो के सिर तक पहुंच गई। उसे शराब पीना कभी पसंद नहीं था, जब वह छोटा था तभी से यही स्थिति थी। वाह, लिन चांगशुई ने संतुष्ट सांस ली और बैंक कार्ड दे दिया। जिन वेन, पिताजी बहुत कुशल नहीं है, लेकिन जब से आपकी शादी हुई है मैंने ये 400,000 या इतने ही बचाए हैं, सब यही, आप इसे ले लो। इस पैसे से आप जल्द ही एक घर खरीद सकते हैं। ये सुनकर ली जिनवेन तुरंत खड़ी हो गई, घबराकर अपने हाथ लहराए और कहा, पिताजी, कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, हम फिलहाल घर खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। बेशक वह एक घर खरीदना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसके ससुर के लिए उस पैसे को बचाना कितना कठिन था। हालांकि उसकी और लिन मो की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे,
और 10 साल में 400,000 की रकम ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल नहीं लगती थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए ये वास्तव में पसीने और मेहनत से बनाई गई रकम थी। वे ये पैसा स्वीकार नहीं कर सके। इसके अलावा वे वर्षों से आगे बढ़ रहे थे और उसे और लिन मो की तुलना में पैसे की अधिक आवश्यकता थी। जिसकी जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं। बूढ़ा बेटा तुम ले लो। लिन चांगशुई ने लिन मो को फिर से बैंक कार्ड सौंपा। कड़ी मेहनत करो और जितनी जल्दी हो सके एक घर खरीदो। घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित कर दे ताकि जब वह स्कूल जाए तो जियाक्सियाओ के लिए ये सुविधाजनक हो। अपनी माँ और मेरे बारे में चिंता मत करो। एक बार जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हारी माँ और मैं अपने गृहनगर वापस जाएंगे, थोड़ी खेती करेंगे, कुछ भेड़ें पालेंगे और जीवन अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो जाएगा। लिन मो अभी अभी अपने होश में वापस आए थे और बैंक कार्ड लिए बिना अपना सिर हिलाया था। पिताजी, हम वास्तव में फिलहाल घर खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। कृपया इसे वापस ले लें। अगर हम खरीदने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे इसके लिए पूछूंगा। लिन चांगशुई फिर से लिन जियाओक्सियाओ को अपना बैंक कार्ड देने की तैयारी कर रहा था। जू किन ने भी चिल्लाकर कहा, बूढ़े बेटे, बस इसे ले लो। तुम्हारे पिता और मेरे पास अभी भी पैसे हैं। ये पैसा मूल रूप से तुम दोनों के लिए घर खरीदने के लिए था। यहाँ तक कि आमतौर पर मजाक करने वाली लिन सियू भी बोली, भाई मान जाओ। हालांकि भाभी ऐसा कहती हैं, कौन औरत अपना घर नहीं चाहती। और अरे, यदि आप राक्षस शहर में एक घर खरीदते हैं तो इससे हमें भी चेहरा मिलेगा। लिन जियाओक्सियाओ को भोलेपन से बैंक कार्ड की ओर बढ़ते देख लिन मो ने भौहें चढ़ा ली और डांटा, लिन जियाओक्सियाओ, अपना हाथ वापस रखो। आप इसे मत लीजिए। दादाजी, तो मैं इसे नहीं लूंगा। लिन जियाओक्सियाओ ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। दादाजी, मेरे पिता बहुत सक्षम है। वह भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाएंगे और मैं ये सब आप पर खर्च करूंगा। ली जिनवेन ने ये भी कहा, ठीक है पिताजी, इसे रखो, हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब हमें वास्तव में पैसे की जरूरत होगी। चलो खाएं, चलो खाएं। इस सब उपद्रव से क्या हुआ? यदि यह कहा गया है कि इसे नहीं लेना है तो हम इसे नहीं लेते हैं। लिन मो ने अचानक आवाज उठाई। बैंक कार्ड वापस लिन चांगशुई की जेब में डालते हुए कहा, खाना जल्द ही ठंडा हो जाएगा। हम पिता और पुत्र के लिए एक साथ अच्छा पे पीना दुर्लभ है। जब लिन मो गंभीर हो गए तब भी घर पर उनका काफी दबदबा था। उनके बोलने के बाद लिन चांगशुई ने भी कुछ और कहना बंद कर दिया। मौसम ठंडा हो रहा था लेकिन उस वक्त सबकी आंखें थोड़ी नम थी। बातें करते करते खाते पीते समय देखते देखते शाम के 8 बजे पर पहुंच गया। अब लिन मो और उनके परिवार के जाने का समय हो गया था, अन्यथा अगले दिन लिन जियाओक्सियाओ की कक्षाओं में देरी हो जाती। लिन सियू के साथ बूढ़े दंपत्ति ने कई घरेलू सामान लेकर उन्हें कार में बिठाया। ली जिनवेन, हालांकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, वह वास्तव में अभ्यास से बाहर था और तनाव के साथ गाड़ी चलाता था। लेकिन ड्राइवर को बुलाना बहुत महंगा था, इसलिए उसके पास धीरे और सख्ती से गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन मो, जिसने शराब पी रखी थी, निगरानी रखने में मदद करने के लिए सह पायलट की सीट पर बैठ गया। लिन जियाओक्सियाओ पिछली सीट पर बैठकर होमवर्क कर रहे थे। पिताजी, आप लोग वापस जा सकते हैं। अलविदा दादाजी। माँ, औषधीय प्लास्टर याद रखें। आपको इसे पिताजी के लिए सुबह और शाम अवश्य लगाना चाहिए। मुझे पता है। वापस जाते समय धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, जल्दबाजी न करें। भाभी, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपसे मिलने नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट आऊंगा। मेरी प्यारी पोती, सड़क पर अपना समय ले लो। अनिच्छा से विदाई के बाद कार धीरे धीरे संकरी गली से बाहर निकली और मुख्य सड़क पर विलीन हो गई। कार बाहर की तुलना में बहुत अधिक गर्म थी। लिन मो अपनी जैकेट उतारने ही वाला था कि उसे अपने बाहरी परिधान की जेब में कुछ सख्त चीज महसूस हुई, ऐसा लग रहा था। उसने इसे देखने के लिए बाहर निकाला। ये कुछ और नहीं बल्कि वह बैंक कार्ड था जो उसके पिता ने पहले खाने की मेज पर निकाला था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता ने जाहिर तौर पर इसे दूर रख दिया था, केवल थोड़ी चालाकी से काम लेने के लिए। ली जिनवेन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए बैंक कार्ड भी देखा और भौहों के साथ पूछा, प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछे मुड़कर इसे पिताजी को लौटा देना चाहिए? लिन मो ने काफी देर तक बैंक कार्ड को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, चलो इसे छोड़ दें। चूंकि यह पिताजी का इशारा है, हम इसे स्वीकार कर लेंगे। अगर हम इसे उन्हें वापस भी दे दें तो भी वह इसे नहीं लेंगे। वैसे भी ये सब परिवार का पैसा है। ये जहां भी है वैसा ही है। जब उसे पैसे की जरूरत होगी हम उसे पैसे वापस दे सकते हैं। ली जिनवेन ने भावना के साथ सहमति में सिर हिलाया। माँ और पिताजी के लिए यह वास्तव में कठिन है। उन्होंने हमारी शादी पर पहले ही काफी खर्च कर दिया है, साथ ही पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उसके लिए इतना पैसा बचाना बहुत कठिन रहा होगा। उसे वास्तव में अब यह महसूस हुआ क्योंकि ली जिनवेन को एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब जिस दौर से गुजर रहे हैं वह उनका भविष्य हो सकता है। क्या सचमुच कुछ दर्जन वर्ग मीटर के एक अपार्टमेंट के लिए एक बड़े शहर में मौत तक संघर्ष करना इसके लायक है? क्या ऐसा जीवन सचमुच मूल्यवान है? ली जिनवेन को अचानक बहुत थकान महसूस हुई, बहुत घुटन महसूस हुई और इससे भी अधिक कि उसे अपने पति को अपने पिता की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं थी।
इस पर विचार करने के बाद उसने सह पायलट की सीट पर बैठे लिन मो पर नजर डाली और कहा, प्रिय, हम भी अपने गृहनगर वापस क्यों नहीं चले जाते। इस 10 लाख से अधिक के साथ हम न केवल काउंटी सीट में कमरों का एक सेट खरीद सकते हैं, बल्कि हम अपने पारिवारिक घर का नवीनीकरण भी कर सकते हैं। इस तरह भविष्य में आप पर दबाव इतना बड़ा नहीं होगा और हम अपने माता पिता की देखभाल भी कर सकते हैं। वैसे भी स्कूली शिक्षा के संबंध में ये वास्तव में कहीं भी समान है। क्या हमारे गृहनगर से भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने 211 और 985 विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है। अध्याय 35, लिन मो की योजना, थोड़ी भारी कीमत। अनुवादक 54,96,339। लिन मो पहले अपने गृहनगर नहीं लौटना चाहते थे, मुख्यतः क्योंकि वहां शायद ही कोई युवा बचा था और उन्हें नहीं पता था कि अगर वह वापस गए तो क्या करेंगे। उसका जन्म और पालन पोषण राक्षस शहर में हुआ था और हालांकि वहां जीवित रहना थका देने वाला था, अगर वह घर वापस जाता तो जीवन का दबाव निश्चित रूप से कम हो जाता, लेकिन वह बहुत कम कमाता। अब लिन मो के पास अपने गृहनगर न लौटने का एक और कारण था, इंटेलिजेंस सिस्टम। हालांकि लिन मो अभी भी इंटेलिजेंस सिस्टम के सभी परिचालन तर्कों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन एक बात बिना किसी संदेह के थी, एक बड़े शहर में ऐसी जानकारी प्राप्त करना आसान था जिससे पैसा कमाया जा सके। उदाहरण के लिए उस समय को लीजिए जब मौसम का पूर्वानुमान गलत था। अगर वह अपने गृहनगर में होता, भले ही लिन मो ने छाते बेचने के बारे में सोचा होता, तो उसे एक छोटे शहर में आउटडोर संगीत समारोह जैसा कोई स्थान नहीं मिल पाता। ये सोचकर लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में घर की बहुत याद आती है, लेकिन हे पत्नी, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो बचपन से राक्षस शहर में रहता है, घर वापस आने के बहुत कम अवसर हैं। इसके अलावा हमारा परिवार हाल ही में काफी भाग्यशाली रहा है। अब हमारे पास कुछ पैसे हैं और मैं कुछ छोटा व्यवसाय करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर हम पैसा कमा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो हम घर वापस जाने पर विचार कर सकते हैं और बहुत देर नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? कार धीरे धीरे चल रही थी और ली जिनवेन ने सिर हिलाया। आप हमारे परिवार की रीढ़ हैं, ज़ियाक्सियाओ, और मैं आपकी बात सुनेंगे। क्या आप थोड़ा थके हुए नहीं हैं? यदि आप थके हुए हैं तो एक झपकी ले ले। घर पहुंचने से पहले हमारे पास अभी भी 1 घंटे से अधिक का समय है। ठीक है, धीरे गाड़ी चलाओ, कोई जल्दी नहीं है, सुरक्षा पहले है। लिन मो ने कुछ सफेद शराब पी ली और उसका सिर वास्तव में थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए उसने मजबूत होने की कोशिश नहीं की और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। शुरुआत में लिन मो ने सोचा कि वह जल्दी सो जाएगा, लेकिन कई मिनटों के बाद वह अभी भी बहुत सतर्क था। अपनी पत्नी के गाड़ी चलाने में सहज महसूस नहीं करने के अलावा वह ये भी सोचता रहता था कि अपनी बेटी को धमकाए जाने की समस्या को कैसे हल किया जाए। उसके पास एक जानकारी थी जो किसी बम से कम नहीं थी, जो अगर जारी की गई तो झांग जियू के परिवार को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शराब पीने के बाद उसका दिमाग अधिक सक्रिय हो गया था। लिन मो ने कुछ सवालों पर विचार करना शुरू कर दिया। इस विस्फोटक जानकारी को सीधे बाहर फेंकने के अलावा वह इसके साथ और क्या कर सकता था? उसे दूसरे पक्ष को जानकारी कैसे देनी चाहिए? पिछली बार की तरह प्रिंसिपल लियू मिहोन से संपर्क करना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा, क्योंकि लिन मो के पास जो जानकारी थी वह झांग जियू के पिता की राजनीतिक स्थिति को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि दूसरा पक्ष उसकी पहचान उजागर कर दे तो ये बहुत परेशान करने वाली बात होगी। यहाँ तक कि राजनीतिक और कानूनी विश्वविद्यालय के एक शीर्ष छात्र क्यूई टोनवे भी सत्ता के एक छोटे से गुस्से का सामना नहीं कर सके। खुद को तो छोड़ ही दे, जो विध्वंस के खिलाफ लड़ने वाला एक मामूली कार्यकर्ता था। पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद जमा होने से पहले उसे खुद को उजागर नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ भी था लिन मो की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। वह अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए या एक ही जानकारी के साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का उपयोग कैसे कर सकता है। ये सभी चीजें थी जिनका उसे पता लगाना था। खुफिया प्रणाली उसके जीवन को बदलने का साधन थी। मैं बहुत चतुर नहीं हूँ और मेरे पास सामाजिक अनुभव की कमी है, यह मेरी कमी है। एक कुत्ते को बचाने के लिए केवल झूठा आरोप लगाया गया, यहाँ तक कि इनाम के रूप में केवल कुछ 100 युआन ही प्राप्त हुए। लियू मेहोंग को धमकी देना एक सफलता थी, फिर भी इसमें जोखिम थे। और मैं जिसका सामना करने जा रहा हूँ वह 6 फैन गेट का एक अधिकारी है जिसके पास काफी ताकत है। मैं जो भी कदम उठाता हूँ उसमें मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं खुद को उजागर न करूँ और विशेष रूप से अपने परिवार को खतरे में न डालूं। मुझे भी जल्द से जल्द खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी मैं अपने आसपास के लोगों को बेहतर जीवन और सुरक्षा प्रदान कर सकूंगा। लिन मो की आंखें बंद थीं। उसका मन अनेक बातों पर विचार कर रहा था। जब तक वे घर पहुंचे रात के 10 बज चुके थे। ड्राइव में इतना समय लग गया क्योंकि ली जिनवेन का ड्राइविंग कौशल खराब था। यहाँ तक कि रात में भी जब लगभग कोई ट्रैफिक नहीं था वह बेहद धीमी गति से गाड़ी चलाती थी। लिन मो ने धीरे से अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया, जो पहले ही उसकी गोद में सो चुकी थी। जब वह अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो बिस्तर के किनारे पर गर्म पानी का कप लेकर बैठे ली जिनवेन ने धीरे से कहा, पति, मैंने आपके लिए पानी में थोड़ा शहद डाला है, गर्म होने पर इसे पी ले। लिन मो ने कप लिया, भाप चालू की और एक हल्का घूंट लिया। पानी मीठा और थोड़ा गर्म था, लेकिन इससे उसके परेशान दिमाग को काफी राहत मिली।
अब कुछ बेहतर लग रहा है। हम बहुत बेहतर। पति, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज जब मैं चल रहा था मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हमें ज़ियाक्सियाओ को किसी अन्य वर्ग में स्थानांतरित कर देना चाहिए। अन्य माता पिता 6 फैन गेट पर काम करते हैं और उनके दादाजी का शिक्षा ब्यूरो में कनेक्शन है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। कक्षाएं स्थानांतरित करें। यदि लिन मो के पास खुफिया तंत्र नहीं होता तो उसके पास अनिच्छा से अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब यह अलग था। उसके पास वापस लड़ने की क्षमता थी और घर जाते समय उसने पहले से ही प्रतिशोध की योजना के बारे में सोच लिया था। हालांकि ये ऐसी बातें थी जिनके बारे में लिन मो अपनी पत्नी को नहीं बता सकते थे। जैसे ही उसने मानसिक रूप से अपनी निम्नलिखित योजनाएं तैयार की, उसने उदासीन चेहरे से जवाब दिया, हम आपकी बात समझ में आ रही है। मैंने भी इसके बारे में सोचा है। जैसा आपने सुझाव दिया था वैसा ही करते हैं। कल सुबह तुम थोड़ा सो जाना। मैं ज़ियाओक्सियाओ को स्कूल ले जा सकता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। इसके अलावा अगर आप स्कूल भी गए तो भी आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। ये केवल आपको परेशान करेगा। ये सिर्फ एक वर्ग स्थानांतरण है, मैं इसकी देखभाल करूंगा। ली जिनवेन का दिल कड़वा था। ये बहुत अनुचित था। वे स्पष्ट रूप से गलत नहीं थे, लेकिन वे ही थे जिन्हें कक्षाएं स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। धन्यवाद पति। गले लगाओ टिल्डा। 2 दुबले पतले शरीर धीरे से गले मिले। एक दूसरे की गर्मी और सांसों को महसूस करते हुए ली जिनवेन का निराश दिल थोड़ा शांत हो गया। कुछ मिनट बाद लिन मो ने धीरे से ली जिनवेन को थपथपाया और धीरे से कहा, ओ ठीक है पत्नी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। बॉस हमें रात के खाने पर बुला रहे हैं और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना में जवाब नहीं दिया। तुम पहले सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रहूंगा और बाद में वापस आऊंगा। ली जिनवेन ने मना लिया, लेकिन आप शराब पी रहे हैं, है ना? शायद बस फोन करें और कहें कि आप नहीं जा सकते। मैंने इसके बारे में सोचा है। अगले कुछ समय के लिए निर्माण स्थलों पर बहुत कम काम हो सकता है और उनके साथ इकट्ठा होने का एक और मौका मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, सावधान रहें और यदि आपको मुझे लेने की आवश्यकता हो तो बस मुझे कॉल करें। ठीक है बीवी, जल्दी सो जाओ। लिन मो ने अपनी जैकेट पहनी, अपने बगल में लटकी इलेक्ट्रिक बाइक की चाबियां उठाई। इसके अलावा मैं आज रात हजारों युआन का बैंक हस्तांतरण भी कर सकता हूँ। जू की बेटी बीमार है और वे धन इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम निर्माण कार्य कर रहे थे तो जू ने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, आप निर्णय करें। ली जिनवेन को कोई संदेह नहीं हुआ और हल्के से सिर हिलाया। सड़क पर सुरक्षित रहें और बहुत देर से वापस न आए। हम एक हल्के चुंबन के बाद लिन मो कमरे से बाहर चली गई। घर से निकलने के बाद लिन मो ने हलचल भरे फुटपाथों पर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाई। करीब आधे घंटे बाद उसने एक सुनसान इंटरनेट कैफे के सामने बाइक रोकी। लिन मो ने अपनी बाइक लॉक की, अपने कपड़े कसे और इंटरनेट कैफे में चले गए। चेहरे की पहचान, कार्ड जारी करना, भुगतान। एक बार जब उसने सफलतापूर्वक कार्ड प्राप्त कर लिया तो लिन मो ने पहली मंजिल के चारों ओर देखा। कोई उपयुक्त कंप्यूटर नहीं मिलने पर वह सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। अंततः उसने निगरानी कैमरों के एक अंधे स्थान में एक बूथ चुना जहां आसपास कोई अन्य ग्राहक नहीं था और बैठ गया। उसने कंप्यूटर चालू किया और एक झटके में पासवर्ड डाला। बूट करने के बाद लिन मो ने कुशलतापूर्वक एक वेबसाइट टाइप की जिसे उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान बहुत पहले याद किया था। आज रात लिन मो के जानबूझकर बाहर आने का असली कारण किसी कार्य सभा में भाग लेना नहीं था, उनकी मंजिल यही इंटरनेट कैफे थी। उन्होंने एक प्रयोग करने के लिए झांग जियो के परिवार के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी का उपयोग करने की योजना बनाई। अपनी बेटी को धमकाए जाने के मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के अलावा वह इस परिवार को, जिसने बार बार उसे नाराज किया था, थोड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अध्याय 36 रसातल संगठन। हर चीज की शुरुआत। 1 अनुवादक 54,96,90,339। कठिन रिचार्ज ऑपरेशनों की एक श्रृंखला के बाद लिन मो ने एक वीपीएन को सीढ़ी के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और आसानी से विदेशी इंटरनेट में प्रवेश किया। यह कोई उच्च स्तरीय तकनीक नहीं थी। मूल रूप से इंटरनेट का अच्छा ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है। लिन मो को अपने स्कूल के दिनों में हमेशा कंप्यूटर के साथ खेलना पसंद था और अपने रूममेट्स के साथ उन्होंने खुद को इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अन्यथा वह 4090 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में इतना जानकार नहीं होता। उसके बाद लिन मो एक क्रिप्टोकरेंसी वेबसाइट पर गए और कुछ प्रयासों के बाद विदेश से कुछ सबसे लोकप्रिय लाइटकॉइन खरीदे। हालांकि चीन में आभासी मुद्राओं की खरीद और बिक्री की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे कुछ विशेष लेनदेन के दौरान सबसे सुरक्षित थे। भले ही कोई क्रिप्टोकरेंसी वेबसाइट पर लिन मो के फंड का पता लगा सके, लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि उनका लाइटकॉइन आगे कहां गया। मुद्रा खरीदने के बाद लिन मो को टोर ब्राउजर पर कुछ वेबसाइटें मिली जिन पर वह विश्वविद्यालय के दौरान अक्सर जाता था। लिन मो को जिस वेबसाइट के बारे में पता था वह एक हैकर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज फोरम की तरह थी, जहां सदस्य अक्सर मजबूत एन्क्रिप्शन सुविधाओं के साथ सॉफ्टवेयर बनाते थे।
कुछ सॉफ्टवेयर सार्वजनिक रूप से जारी किए गए थे, अन्य सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने और उपयोग करने से पहले भुगतान की आवश्यकता होती है। ये वेबसाइट किसी भी राष्ट्रीय फिएट मुद्रा को स्वीकार नहीं करती, केवल बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन और अन्य मुद्राओं की एक श्रृंखला जो स्वयं स्वाभाविक रूप से गुप्त थी। लिन मो को इस मंच पर आए हुए कई साल हो गए थे और वह थोड़ा रूखा था। फोरम में लंबी खोज के बाद अंततः उन्हें वह सॉफ्टवेयर मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और उन्होंने संबंधित मुद्रा का भुगतान किया और सफलतापूर्वक उपयोग पृष्ठ में प्रवेश किया। सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता सरल थी, फोन कॉल करना, टेक्स्ट संदेश भेजना। स्पष्ट रूप से लिन मो को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था और झांग जियू के पिता से संपर्क करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए लगभग 1 घंटे तक भटकना पड़ा था। बेशक वह ऐसा बिना किसी परेशानी के कर सकता था क्योंकि घरेलू स्तर पर भी नेटवर्क फोन उपलब्ध थे, स्काई, टचपाल, यू कॉल आदि। लेकिन वे आखिरकार घरेलू उत्पाद थे, सुरक्षित नहीं थे। उनका पता लगाए जाने और लॉक किए जाने की संभावना थी, जिससे उनकी पहचान उजागर हो गई। वास्तव में विदेशी लोग भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन झांग जियू के पिता इतने शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे कि इससे कोई फर्क पड़ता। सावधानी का ये स्तर पर्याप्त होना चाहिए। काय, वास्तव में कोई यह कह सकता है कि वह काय था, लेकिन एक 30 वर्षीय नियमित व्यक्ति के रूप में, एक पत्नी और बच्चे, माता पिता, एक बहन, एक परिवार और अनगिनत कमजोरियों के साथ जिनका दूसरों द्वारा शोषण किया जा सकता था, उनका जीवन बहुत उथल पुथल का सामना करने के लिए बहुत नाजुक था। तो वह सतर्क कैसे नहीं रह सकता था? यदि वह सख्त रुख अपना सके तो उसे घरेलू नेटवर्क फोन का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह दिन के दौरान सीधे स्कूल में झांग जियू के माता पिता से बात कर सकता था, इस प्रकार निराश और व्यथित महसूस करने से बच सकता था, जो उत्साहजनक होता। लेकिन वह कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, बल्कि ये भविष्य के लिए संभावित परेशानी के बीज बोएगा। यदि संयमित होने के बाद उन्होंने अपनी आक्रामकता उसकी बेटी की ओर, उसकी पत्नी की ओर मोड़ दी तो क्या होगा? लिन मो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए उसने पर्दे के पीछे से काम करना चुना और हर चीज में हेरफेर किया। सतह पर वह एक निकम्मा देशवासी प्रतीत होता था, लेकिन गुप्त रूप से वह आसानी से सब कुछ पलट सकता था। लिन मो के हाथ कीबोर्ड पर टिके हुए थे, उसकी आंखें खून से लथपथ थी क्योंकि उसने कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखा और धीरे से एक लाइन टाइप की। नमस्कार श्री झांग होंगहाओ, हम एबिस संगठन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपको विश्वास है कि आपका सबसे करीबी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है? सामग्री को संपादित करने के बाद लिन मो एक पल के लिए झिझके, फिर माउस को मजबूती से पकड़ लिया और भेजे बटन दबाया। तथाकथित एबिस ऑर्गेनाइजेशन लिन मो द्वारा दूसरों को डराने के लिए रची गई एक मनगढ़ंत कहानी थी। जहां तक एबिस नाम का सवाल है, यह एक प्रसिद्ध उद्धरण से प्रेरित था। जब आप गहराई तक देखते हैं तो रसातल भी आपकी ओर देखता है। पेज फ्लैश हुआ, जो दर्शाता है कि संदेश सफलतापूर्वक भेजा गया था। संदेश भेजने के बाद लिन मो ने कुछ नहीं किया, लेकिन चुपचाप सॉफ्टवेयर पेज के निचले बाएं कोने को देखता रहा। जल्द ही उनकी दृष्टि के क्षेत्र में एक लाल अंग्रेजी शब्द प्रकट हुआ। पढ़ना, रीड, चीनी भाषा में सीधा अनुवाद था, लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर के निचले बाएं कोने में दिखाई दिया तो इसका मतलब देखा भी था। एक बार जब दूसरे पक्ष ने संदेश खोला तो आप पढ़ी गई रसीद देख सकते थे। यह कोई उच्च तकनीक नहीं थी, कई फोन में यह फंक्शन होता है। सेटिंग्स खोलें, संदेश सेटिंग्स ढूंढें, फिर संदेश वितरण पावती चालू करें। जहां तक लिन मो द्वारा खरीदे गए सॉफ्टवेयर की बात है, यह महज सबसे बुनियादी कार्य था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद दूसरे पक्ष ने संदेश का उत्तर नहीं दिया। ये लिन मो की अपेक्षाओं के अनुरूप था। अधिकांश लोग ऐसे संदेश को देखकर संभवतः इसे स्पैम या फिशिंग प्रयास मान लेंगे और इसे अनदेखा करना चुनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन मो का हाथ एक बार फिर कीबोर्ड पर पड़ा और उसने एक और टेक्स्ट संदेश टाइप किया। झांग होंगहाओ, पुरुष, 34 वर्ष, राक्षसा शहर के वित्त और राजनीतिक कानून विश्वविद्यालय से स्नातक, व्यापक विभाग के पूर्व कैडर, उप मुख्य क्लर्क, वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र निर्माण कार्यालय के निदेशक। उनकी पत्नी चेन रू, महिला, 32 वर्ष, रक्षासा शहर के जियातोंग विश्वविद्यालय से स्नातक, वर्तमान में उप विभाग स्तरीय पेशेवर उपाधि के साथ विकास और सुधार आयोग की सदस्य है। बेटा झांग जियू, पुरुष, 10 साल का, फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल की तीसरी कक्षा 2 में पढ़ता है। लिन मो ने संपादित संदेश फिर से भेजा। लिन मो को कुछ समय पहले सिस्टम द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के जरिए झांग होंगहाओ का फोन नंबर और उसके परिवार के बारे में जानकारी मिली थी। उसे इसे याद रखने की जरूरत नहीं थी, बस सिस्टम के खुफिया पृष्ठ को ब्राउज करके वह इसे तुरंत पा सकता था। संदेश भेजे जाने के 2 मिनट से भी कम समय में सॉफ्टवेयर को पहले ही बहुत संक्षिप्त उत्तर प्राप्त हो चुका था। आप कौन है? मछली ने चारा ले लिया था। लिन मो की आंखों में एक तेज चमक उठी। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें दूर से किसी अधिकारी के साथ मस्तिष्कीय द्वंद्व का अनुभव हुआ था। सौभाग्य से वे इंटरनेट द्वारा अलग हो गए थे और लिन मो को चिंता नहीं थी कि वह उसकी पहचान का पता लगा सकता है। शुभ दिन श्री झांग होंगहाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम रसातल हैं।
संगठन, मेरे पास यहाँ कुछ खुफिया जानकारी है जो आपके लिए बहुत दिलचस्प होनी चाहिए, और यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको 100,000 युआन का भुगतान करना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एबिस ऑर्गेनाइजेशन में हम युवा या बूढ़े को धोखा नहीं देते हैं, और आप पहले जानकारी सुनने का विकल्प भी चुन सकते हैं और फिर भुगतान करने का निर्णय ले सकते हैं। इस बीच राक्षस शहर के एक आलीशान विला में करीब 30 साल का एक व्यक्ति, जिसने तेज सूट पहना हुआ था, सोने की रिम वाला चश्मा पहना हुआ था, जो सौम्य और परिष्कृत दिख रहा था, एक नरम सोफे पर बैठा था, अपने फोन पर कई टेक्स्ट संदेशों को घूर रहा था। वह झांग जियू के पिता झांग होंगहाओ थे। सबसे पहले झांग होंगहाओ ने सोचा कि यह कुछ नए प्रकार का घोटाला संदेश है और उसने इस पर कोई ध्यान देने की योजना नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे पक्ष को लगातार अपने व्यक्तिगत विवरण सूचीबद्ध करते देखा, वो मदद नहीं कर सका लेकिन और अधिक सतर्क हो गया। नमस्कार श्री झांग होंगहाओ, हम एबिस संगठन है। क्या आप आश्वस्त हैं कि आपका निकटतम व्यक्ति आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? एबिस संगठन, वह क्या है? कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? इस सब का वास्तव में क्या मतलब है? एक शरारत। अनिश्चित झांग होंगहाओ ने अपने विचारों को अधिक प्रकट नहीं करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय एक छोटा संदेश भेजा। बोलो। संदेश सफलतापूर्वक भेजने के बाद झांग होंगहाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अनजाने में अपनी निगाहें फोन स्क्रीन पर कसकर टिका दी। हालांकि कुछ देर बाद कोई संदेश नहीं आया। क्या ये सचमुच महज एक मजाक है? जैसे ही झांग होंगहाओ हैरान होकर राहत की सांस ले रहा था, उसके फोन में एक बार फिर कंपन हुआ और उसके सामने एक नया संदेश प्रकट हुआ। नई पुस्तकों को लॉन्च करना कठिन है, मासिक पास मांगना, अनुशंसा टिकट मांगना। अध्याय 37। बच्चे जल्दी करो और घुटनों के बल बैठकर अपने पिता से विनती करो। _ अनुवादक 54,96,90,339। श्री झांग होंगहाओ, शायद आपको अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि वास्तव में झांग जियू के जैविक माता पिता कौन है, और आपकी पत्नी और उसके सहकर्मी पैन तियानयुआन के बीच वास्तव में क्या संबंध है। मेरी जानकारी के अनुसार पान तियानयुआन रंग अंध है और आपका बेटा झांग जियू भी ऐसा ही है। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक लक्षण है जो विरासत में मिल सकता है। संदेश दे दिया गया है। श्री झांग होंगहाओ, कृपया 12 घंटे के भीतर पहाड़ी क्षेत्र में बच्चों के लिए किसी भी चैरिटी फाउंडेशन को 100,000 युआन का दान दें और दान की रसीद एबिस ऑर्गेनाइजेशन को भेजें। कृपया निश्चिंत रहें, यदि आप भुगतान करने से इनकार करते हैं तो एबिस ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको 100,000 युआन से कहीं अधिक भारी कीमत चुकाने के लिए अनगिनत तरीके हैं। अलविदा। एबिस संगठन अगली बार भी आपकी सेवा जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक है। क्या? जब झांग होंगहाओ ने अपने फोन पर संदेशों की श्रृंखला पढ़ी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये शब्द अचानक लगे झटके की तरह थे, उसके लिए एक जोरदार झटका। हालांकि संदेश की सामग्री स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। उसका अपना बेटा उसके खून का नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी और उनके सहकर्मी पैन तियानयुआन का बच्चा। यह है असंभव। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने करियर में सफल था, उसका एक खुशहाल परिवार था और उसके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी। ऐसी खबर निस्संदेह उसके पूरे जीवन के लिए नकारात्मक थी, क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से आते थे जिसका इतिहास आधिकारिक तौर पर था। झांग होंगहाओ एक ऐसे व्यक्ति थे जो व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। ऐसी चौंकाने वाली खबरों का सामना करने पर भी उन्होंने अपना संयम पूरी तरह से नहीं खोया। इसके अलावा यह अभी तक निश्चित नहीं था कि जानकारी सही थी या गलत। ये संगठन बहुत कुछ जानता है। भले ही यह कोई घोटाला हो, उनके पास मेरे बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। स्थिति जितनी गंभीर होगी, व्यक्ति को उतना ही कम घबराना चाहिए। अब 2 संभावनाएं हैं। एक तो यह है कि मेरा कोई करीबी मुझे इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि संगठन मेरे साथ एक सौदा करना चाहता है और यह खुफिया जानकारी सिर्फ एक भूख बढ़ाने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि क्या झांग जियू वास्तव में मेरा अपना मांस और खून है। 12 घंटे धन हस्तांतरित करने के लिए इतने अधिक नहीं है, बल्कि तथ्यों को सत्यापित करने के लिए मेरे लिए एक समय सीमा है। ये तो कहना ही पड़ेगा। जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, भले ही उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनमें वास्तव में सोच और आत्मनियंत्रण का स्तर सामान्य लोगों से कहीं अधिक होता है। झांग होंगहाओ, आफ्टर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ शॉक, क्विकली फोर्स्ड हिमसेल्फ टू काम डाउन। उस पल चेन रू, जिसने अभी स्नान समाप्त किया था और केवल एक पतला सेक्सी लेस नाइटगाउन पहना हुआ था, बाथरूम से बाहर चली गई। चेन रू झांग जियू की मां थी, जिन्होंने पहले लिन मो के साथ डील की थी। वह झांग होंगहाओ की पत्नी भी थी। बाथरूम के दरवाजे पर खड़े चेन रू ने नाजुक आवाज में पुकारा, पति, क्या आप मेरे बालों को संवारने में मेरी मदद कर सकते हैं? अपनी पत्नी को देखकर झांग होंगहाओ के भीतर एक आग जल उठी और वह सीधे उससे अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए प्रलोभित हुआ। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने सीधे भी पूछा तो इसकी संभावना नहीं थी कि वह कुछ भी स्वीकार करेगी। आ रहा। झांग होंगहाओ ने बिना किसी भाव के सिर हिलाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। बाथरूम में कदम रखने के बाद उसने चेन रू द्वारा दिया गया हेयर ड्राई लिया, उसके पीछे खड़ा हुआ और धीरे से उसके खूबसूरत सुनहरे बालों को उड़ा दिया।
चेन रू ने खुद को दर्पण में निहारते हुए कहा, हब्बी, मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके शब्द उसकी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति थे, दिखावटी भावना नहीं। झांग होंगहाओ से शादी करने से पहले वह एक साधारण कार्यकर्ता से ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि उसके पास राक्षस शहर में एक जगह थी। ये सिर्फ 30 वर्ग मीटर पुराना अपार्टमेंट था जहां उसे अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहना पड़ता था। ऐसी पुरानी किराए की इमारतों में उसे सार्वजनिक स्नानघरों का उपयोग करना पड़ता था और रात में यदि उसे खुद को राहत देने की आवश्यकता होती थी तो वह चैम्बर पॉट का उपयोग करती थी। ये झांग होंगहाओ ही थी जिसने उसे वह सब कुछ दिया जो अब उसके पास था। जहां तक ये सवाल है कि उसका अफेयर क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसके पहले प्यार के साथ था और बहुत लंबे समय तक एक अच्छा जीवन जीने के बाद वह उत्साह चाहती थी। अगर उसे सच्चे दिल से एक पति चुनना होता तो वह निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के झांग होंगहाओ को चुनती। मम्मा, अगर आप खुश हैं तो यही मायने रखता है। झांग होंगहाओ ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई अनावश्यक अभिव्यक्ति नहीं थी। लिविंग रूम में केवल हेयर ड्रायर की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही चेन रू के बाल सूखने वाले थे, झांग होंगहाओ ने एक निश्चित निर्णय ले लिया था और बिना किसी चेतावनी के उसने अचानक पूछा, चेन रू, आप कब तक पैंतियानुवान के साथ अपने संबंध को मुझसे छुपाने की योजना बना रहे हैं? क्या? अचानक अपने प्रेमी का नाम सुनकर चेन रू की मूल सामग्री अभिव्यक्ति तुरंत स्थिर हो गई। उसने अविश्वास से झांग होंगहाओ को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईमानदारी से कहूं तो चेन रू का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से घबराहट के उस संक्षिप्त क्षण का झांग होंगहाओ ने पहले ही स्पष्ट रूप से पता लगा लिया था। यदि उसे पहले संदेह था तो अब वह निश्चित था कि उसकी पत्नी और पैंतियानुवान के बीच कुछ अवैध था। हिस। झांग होंगहाओ ने गुप्त रूप से एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई और उसका रंग बेहद उदास हो गया, क्योंकि उसने दबाव डालना जारी रखा, मैंने पहले ही पितृत्व परीक्षण करवा लिया है। क्या मुझे और अधिक कहने की जरूरत है? झांग जियो का रंग अंधापन भी उसी से आता है। यह चेन आर्यू पूरी तरह से अवाक रह गया। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह निकले मानो उनकी कोई कीमत ही न हो। पति, यह मैं नहीं थी। मेरा विश्वास करो, पैंतियानुवान ने मुझे मजबूर किया। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। पति, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था, कृपया इस पर विचार करें। थप्पड़। लिविंग रूम में एक करारा तमाचा गूंजा और चेन रू की आवाज अचानक बंद हो गई। चेन रू, मैंने तुम्हारे साथ किस तरह अन्याय किया है? किसी दूसरे आदमी के बेटे को बड़ा करके क्या तुम मुझे इसका बदला चुकाओगे? हमारी शादी खत्म हो गई। झांग होंगहाओ का क्रोधित चेहरा कांप रहा था। उसने अपनी जैकेट पकड़ ली और जाने वाला था। उसकी मनोदशा अत्यधिक उत्तेजित थी, यहाँ तक कि उसे मारने की भी इच्छा हो रही थी, लेकिन बचपन से ही नियमों का पालन करना सिखाया जाने के कारण वह खुद को बहुत जल्दबाजी करने के लिए तैयार नहीं कर सका। पति, कृपया मत जाओ। मैंने वास्तव में ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब पैंतियानुवान था, उसने मुझे मजबूर किया। चेन रू सचमुच भयभीत था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि उसका पति आज घर से चला गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इस बिंदु पर उसे अब अपना चेहरा बचाने की परवाह नहीं थी। पति, कृपया, ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। हो सकता है कि परीक्षण रिपोर्ट गलत हो। कृपया मेरी व्याख्या सुने। अगर तुम इस तरह चले जाओगे तो माँ और पिताजी बहुत नाराज होंगे। तुम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते हो, है ना? झांग जियो, यहाँ बाहर आओ। चेन रू, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, दयनीय लग रही थी और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने झांग होंगहाओ के पैर को कसकर पकड़ लिया, किसी भी कीमत पर जाने से इनकार कर दिया। जब वह लिन मो का सामना कर रही थी तो वह उस गौरवान्वित महिला की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। इस बीच झांग जियो हंगामा सुनकर और एक सेल फोन पकड़े हुए, जो अभी भी एक पार्टी गेम पर था, अपने कमरे से बाहर भागी और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। क्या माँ और पिताजी कोई खेल खेल रहे हैं? लेकिन माँ क्यों रो रही है? चेन आर्यू जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो, घुटने टेको और अपने पिता से रुकने के लिए विनती करो, जल्दी। पति, हमारे बच्चे की खातिर मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मत जाइए। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगी। अध्याय 38। इस रात लिन मो पूरी तरह से जाग गया था। अनुवादक 54,96,339। अपनी माँ की आज्ञा सुनकर हतप्रभ झांग जियो बहुत देर तक स्तब्ध रही। वह अभी भी एक बच्ची थी, उसके पास इतनी मजबूत मानसिक शक्ति कैसे हो सकती थी? कुछ हद तक डरी हुई उसने कमजोरी से पूछा, पिताजी, माँ, आपको क्या हो गया है? झांग जियो को देखकर झांग होंगहाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन ये सोचकर कि यह बच्चा उसका अपना मांस और खून नहीं था, उसका चेहरा तुरंत फिर से ठंडा हो गया। ये तुम्हारी माँ के अच्छे कर्म है। हम्फ, रंडी। उसने चेन रू को एक पैर से एक तरफ लात मारी, पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे लिविंग रूम से बाहर चला गया, अपनी कार में बैठ गया और रात में गायब हो गया। केवल झांग जियो और उसकी माँ चेन रू विला के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर दयनीय रूप से रो रहे थे।
चेन रू ने स्पष्ट रूप से समझा कि झांग होंगहाओ के जाने के साथ उसके अच्छे दिन पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। कयामत का दिन आ रहा था। कार के अंदर बैंग बैंग बैंग, एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए झांग होंगहाओ ने अपने दूसरे हाथ से केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन पर तब तक मुक्का मारा जब तक कि वह पूरी तरह से टूट नहीं गया और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया, जिससे वह थोड़ा शांत हो गया। एक अधिकारी के रूप में, हालांकि उन्हें इस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसी बहुत सी स्थितियां देखी थी। वह दूसरों की पत्नियों पर नजर न रख पाने का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ ऐसा होगा। ये हास्यास्पद था। वह उस महिला को भुगतान करने जा रहा था। उसे जीवन भर पछतावे में जीने दो। रंडी, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे किसी और का बच्चा पैदा करवाए, और 10 वर्षों तक कम नहीं। हालांकि आधे घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाने और शांत होने के बाद झांग होंगहाओ अपने मन में एक सवाल पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। ये रसातल संगठन, क्या वे मेरी जांच कर रहे हैं, या क्या उन्हें अनजाने में मेरे बारे में जानकारी मिल गई है? 11 उन्होंने मेरे साथ व्यवहार क्यों करना चाहा? वे और क्या जानते हैं? नहीं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, एबिस नाम का ये संगठन नहीं हो सकता। कम करके आंका गया। कल पहाड़ी क्षेत्र में दान देने के बाद मुझे इस संगठन से संपर्क करने की पहल करनी होगी। उसी समय अन्यत्र लिन मो ने डीप वेब से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर को अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई गलती न हो, इंटरनेट कैफे छोड़ने के लिए खड़े हुए और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से घर जाने के लिए तैयार हो गए। रात के 11 बज चुके थे। मौसम ठंडा हो गया था, यहाँ तक कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर विंडशील्ड के साथ भी लिन मो कभी कभी ठंडी हवा से काम जाते थे। वे कहते हैं कि राक्षस शहर एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है, लेकिन ये केवल कुछ क्षेत्रों पर लागू होता है। जहां लिन मो रहती थी, उसके पास 11 या 12 बजे तक सड़कें लगभग सुनसान हो जाती थी और वहां शायद ही कोई यातायात होता था। खाली बाइक लेन पर सवारी करते हुए लिन मो को कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करते समय चिंता महसूस हुई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आज रात झांग जियू के पिता के साथ मुठभेड़ से उनकी बेटी को धमकाए जाने की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस कठिन परीक्षा के माध्यम से लिन मो ने इंटेलिजेंस सिस्टम की शक्ति के लिए गहरी सराहना प्राप्त की थी। पहले मैं जानकारी प्राप्त करता था और फिर उस अंतर से कुछ लाभ कमाने के लिए इसका उपयोग करता था। मैंने कुत्तों को बचाने, छाते बेचने और कम मूल्य वाली प्राचीन वस्तुएं चुनने के साथ यही किया। क्या मैंने शुरू से ही इसके बारे में गलत सोचा था? वास्तव में मुझे इन छोटे लाभों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ी हस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तरीके खोजने चाहिए। बड़ी हस्तियों के बारे में जानकारी स्वाभाविक रूप से बहुत मूल्यवान है, जिसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने या लाभ कमाने के लिए किया जा सकता है। हर किसी के पास रहस्य होते हैं और हर किसी के पास ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें वे जानना चाहते हैं। बड़ी हस्तियों के रहस्य और वे रहस्य जो वे जानना चाहते हैं, कम कीमत वाली प्राचीन वस्तुओं को खरीदने की तुलना में कहीं अधिक पैसा कमा सकते हैं। और यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। चाहे लियू मेइहोंग को मेरी पकड़ में रखना हो या आज रात झांग होंगहाओ के साथ टकराव, ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे नियंत्रण लेने के बारे में है। यदि कोई जानकारी का उपयोग न केवल पैसा कमाने के लिए कर सकता है, बल्कि व्यक्तिगत कनेक्शन का एक शक्तिशाली नेटवर्क भी बना सकता है। लिन मो ने गहरी सांस ली। इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जाग गया हो। अब वह कुएं का मेढक नहीं रहा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। उन्होंने एक व्यापक दुनिया देखी थी। एबिस ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्शन का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नेटवर्क। अगर मैं वास्तव में इसे हासिल कर सका, तो चाहे वह पैसा हो या कोई अन्य संसाधन, वे मेरी उंगलियों पर होंगे। रसातल संगठन सूचना विक्रेता। हालांकि साइबर सुरक्षा एक मुद्दा है। मैं वर्तमान में जिस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूं, वह आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर यह अत्यधिक शक्ति वाले सॉफ्टवेयर हैं, तो मुझे ट्रैक किए जाने की संभावना है। आखिरकार मेरे पास जो कुछ है वह केवल सतही ज्ञान है। सड़क लंबी है और मुझे हर कदम की सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी और धीरे धीरे रणनीति बनानी होगी। मैं निश्चित रूप से इस रास्ते में आसानी से शामिल नहीं हो सकता। ये बहुत खतरनाक है। महत्वपूर्ण हस्तियों की शक्ति मेरी कल्पना से परे है। एक गलती से मेरा सब कुछ खत्म हो सकता है, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार भी। थोड़ा पैसा कमाने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग करना सही विकल्प है, जब तक कि मेरे सामने कोई अन्य विकल्प न हो। अन्यथा मुझे उतावलेपन से काम नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं कुछ जानकारी एकत्र करना और कुछ प्रारंभिक कार्य करना शुरू कर सकता हूँ। वह जितना घर के करीब पहुँचता गया, सड़कें उतनी ही शांत होती गई और कई जगहों पर तो स्ट्रीट लाइटें भी धीमी हो गईं। अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए लिन मो की नजर गहरी थी जब वह आगे के अंतहीन अंधेरे की ओर देख रहा था। उसके विचार अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थे। वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता था, बल्कि सुरक्षित भी बनाना चाहता था। अन्यथा अगर उसने पैसा भी कमाया, तो वह बस किसी और की नकदी बनकर रह जाएगा। ये स्थिति बहुत सामान्य है। जैसे ही लिन मो अपने घर पहुंचे, इंटेलिजेंस सिस्टम का उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक स्वर एक बार फिर बजने लगा। डिंग, आज की बुद्धिमत्ता ताजा हो गई है।
आज की खुफिया जानकारी 1. आप कल डेवलपमेंट रोड और कंस्ट्रक्शन रोड के चौराहे से गुजरे और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। कल सुबह 9 बजे सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी झांग गुइलिन चौराहे पर गिरेंगे। 2. आप कल जूकिन से मिले और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। रक्षासा शहर में जल्द से जल्द एक घर खरीदने में आपकी मदद करने के लिए जूकिन ने पैसे कमाने के लिए नाश्ते की दुकान चलाने का फैसला किया है। 3. आप कल लियू मेहोंग से मिले और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। लियू मेहोंग इस बात पर विचार कर रही है कि यदि आप कल कक्षाएं बदलने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं तो क्या करना चाहिए और आपको उसके रहस्य को फैलाने से कैसे रोका जाए। 4. आप कल मिंग्युआन झील के पास से गुजरे और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। चेन शानहे, जिन्होंने कभी रक्षासा शहर में बड़ी धूम मचाई थी और अब पर्दे के पीछे चले गए हैं, आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिंग्युआन झील में मछली पकड़ेंगे। 5. आप कल लिन सियू से मिले और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। लिन सियू जल्दी से अपना परिवार शुरू करने के लिए एक सहकर्मी के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर रही है। 6. आप कल लिन चांगशुई से मिले और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। लिन चांगशुई कल दोपहर 5 बजे लिन जियाओक्सियाओ के लिए सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए ओचन सुपरमार्केट जाएंगे। 7. आपने कल यही नीलामी में भाग लिया और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। कल सुबह 9 बजे वांग एयरबो अनजाने में 300,000 मूल्य की एक पारिवारिक विरासत ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान को यही नीलामी में 100,000 की कीमत पर बेच देंगे। 8. आपने कल झांग होंगहाओ से संपर्क किया और निम्नलिखित जानकारी हासिल की। झांग होंगहाओ अपनी पत्नी को तलाक देने की तैयारी कर रहा है और उसने पहले ही झांग जियू को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल से संपर्क कर लिया है। 9. आपने कल झांग होंगहाओ से संपर्क किया और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। झांग होंगहाओ इस बात पर विचार कर रहा है कि अधिक खुफिया जानकारी के लिए एक निश्चित कीमत का आदान प्रदान करने के लिए एबिस संगठन से संपर्क करने की पहल की जाए या नहीं। लिन मो ने सिस्टम की इंटेलिजेंस की जांच करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि दबे पांव वापस बेडरूम में चले गए। ली जिनवेन पहले से ही सो रहे थे। गर्म बिस्तर पर सावधानी से लेटते हुए लिन मो ने आज की बुद्धिमत्ता की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। हालांकि खुफिया जानकारी के इस बैच में ऐसी सामग्री नहीं थी जो सीधे तौर पर बहुत सारा पैसा कमा सके, लेकिन जानकारी का मूल्य काफी बढ़ गया था, खासकर पहले और 5वें टुकड़े में। वे सतह पर बेकार लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में पैसा कमाने वाले 8वें से अधिक उपयोगी थे। उच्च स्तर के लोगों के साथ बातचीत करके शायद मैं अधिक मूल्यवान बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता हूँ। वापस लौटते समय लिन मो ने पहले ही इस सिद्धांत को समझ लिया था और खुफिया जानकारी के पहले और 5वें टुकड़े में उल्लिखित 2 आंकड़े स्पष्ट रूप से बहुत उच्च स्तर के थे। अतीत में उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी उच्च स्तरीय हस्तियों से मिलने का मौका नहीं मिला होगा। नर्म हेडबोर्ड के सामने झुकते हुए लिन मो ने अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें मूंद ली। अध्याय 39, एक शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क बुने। अनुवादक 54,96,90,339। कल वह स्थान जहां सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी झांग गुइलिन गिरे थे, साथ ही वह स्थान जहां रक्षासा शहर के एक समय के शीर्ष व्यक्ति चेन शाने मछली पकड़ते थे। मेरे लिए दोनों का दौरा करना बेहतर होगा, बस अगर मैं कुछ संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकूं जो भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर कुछ न भी मिले तो कोई बात नहीं, इसे एक प्रयोग ही समझो। बेशक जल्दबाजी में इन बड़े शॉट्स से संपर्क करने से मुझे कुछ खतरनाक खुफिया जानकारी भी मिल सकती है, लेकिन अगर मुझे वास्तव में वह खतरनाक जानकारी मिलती है तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके अलावा अगर मैं यही नीलामी में प्राचीन वस्तुओं को खरीद सका तो इससे मुझे अच्छी रकम भी मिल सकती है। आज जो बुद्धिमत्ता ताजा हुई, हालांकि यह कल के गुआंगक्सु युवा नबाओ जितनी लाभदायक नहीं थी, फिर भी कई टुकड़ों में अभी भी संभावित रूप से बड़े लाभ हैं। लिन मो अपने दिल में गणना कर रहा था। कल उसे पूरा फायदा उठाना था और इस सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की पूरी कोशिश करनी थी। इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर यह भी उनके लिए बिल्कुल नया प्रयास था। पहले वह हमेशा इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। निस्संदेह पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुफिया तंत्र का उपयोग केवल लाभ के लिए करना एक भयानक बर्बादी होगी। और अगला, लिन मो ने धीरे धीरे अपना खुद का खुफिया नेटवर्क बनाने के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग करने की योजना बनाई। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क करने के लिए उनके साथ बातचीत या परिचित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके पास या ऐसी जगह पर रहना जहां उन्हें देखा जा सके, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। सभी अर्जित खुफिया जानकारी उपयोगी नहीं होगी, लेकिन एक बार जब मात्रा बढ़ जाती है तो ये सुरक्षा के रूप में भी कार्य करती है। लिन मो हेडबोर्ड के सामने झुक गया और हालांकि काफी रात हो चुकी थी, फिर भी उसे नींद का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। उसके विचार जितने गहरे थे, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। बेशक लिन मो मूर्ख नहीं था। भले ही वह महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, फिर भी वह निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके बजाय वह अपनी सुरक्षा के लिए इस खुफिया जानकारी को एक छिपी हुई संपत्ति के रूप में रखेगा। उनके जीवन की महत्वाकांक्षाएं बहुत सरल थी, एक शांतिपूर्ण, स्वस्थ, आनंदमय और आनंदित परिवार। उन्हें अपार शक्ति या अपार धन की आकांक्षा नहीं थी, लेकिन तलवार होने और उसका उपयोग न करने और तलवार न होने के बीच एक बड़ा अंतर है। अधिक ट्रम्प कार्ड निश्चित रूप से एक फायदा थे।
शायद उन तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल जीवन भर में कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें हल करना मुश्किल था, तो एक शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क होने का मतलब किसी भी समस्या का जवाब देने के लिए बिना किसी के डर के साधन होना है। बिल्कुल उनकी बेटी को स्कूल में धमकाए जाने की घटना की तरह अगर प्रिंसिपल ली हुनमेई के बारे में खुफिया जानकारी नहीं होती, अगर झांग जियू के परिवार के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उनकी बेटी को अब निष्कासन का सामना करना पड़ सकता था। ये बुद्धिमत्ता ही थी जिसने सब कुछ बदल दिया, और कभी कभी बुद्धि पैसे से भी अधिक उपयोगी हो सकती है। अगले दिन सुबह सुबह, पति, जब आप स्कूल जाएं तो आपको विनम्र रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर किसी के साथ झगड़ा शुरू नहीं करना चाहिए। और प्रिंसिपल को धमकाने के लिए उसके कुछ निजी मामलों को जानने पर भरोसा मत करो। अगर उसे एक कोने में ले जाया जाता है तो भी ये जियाक्सियाओ के लिए बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हम उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम छिप जाएंगे, लेकिन उनसे बहुत अधिक मत डरो। लानत है, अगर यह बात आती है तो हम अपने गृह नगर लौट आएंगे, जियाक्सियाओ को अपने साथ ले जाएंगे और इस सड़ी हुई जगह को छोड़ देंगे। अगर यह जगह हमारा स्वागत नहीं करती तो कोई और होगा जो ऐसा करेगा। और एक बात, जियाक्सियाओ, भले ही हमें कक्षाएं बदलनी पड़े, फिर भी तुम्हें कड़ी मेहनत से अध्ययन करना होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस क्षण से लिन मो ने अपनी आंखें खोली, जब तक कि पूरे परिवार ने नाश्ता नहीं कर लिया, ली जिनवेन इसी तरह की बातें करते रहे, यहाँ तक कि हताशा के कारण लिन जियाक्सियाओ के सामने कोसते रहे। वह इसकी मदद नहीं कर सकी। ली जिनवेन एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना था। कठिन परिस्थिति को देखते हुए अपने पति को कक्षा स्थानांतरण को अकेले संभालने देने से वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। उसने कई बार उसके साथ जाने की पेशकश की, लेकिन लिन मो ने हर बार उसे मना कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया, मेरे कानों में घट्टे पड़ने वाले हैं, लिन मो ने असहाय व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, जियाक्सियाओ, माँ को अलविदा कहो, हम चले गए। अलविदा माँ, मम्मा, अलविदा जियाक्सियाओ, अपने रास्ते पर सुरक्षित रहें। सुबह 7:10 बजे लिन मो फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पिता और बेटी कार से बाहर निकले और एक साथ स्कूल परिसर में दाखिल हुए। लिन मो को महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी काफी निराश महसूस कर रही थी। पूरी यात्रा के दौरान वह लगभग चुप रही और परिसर में प्रवेश करने के बाद अपना सिर झुकाकर चल रही थी। लिन मो ने पूछा, क्या बात है जियाक्सियाओ, क्या आप कक्षाएं नहीं बदलना चाहते? लिन जियाक्सियाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया। हाँ, मेरी अपने सहपाठियों के साथ अच्छी बनती है और मैं उन्हें वास्तव में पसंद करती हूँ। साथ ही कक्षा 3 कभी भी शैक्षणिक परिणामों में हमसे बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है। मैं कक्षा 3 में नहीं जाना चाहती। लिन मो ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा, उसे सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी समझते हैं, चिंता मत करो, यह आखिरी क्षण तक खत्म नहीं हुआ है। चलो अभी निष्कर्ष पर न पहुँचे। हो सकता है कि आपको आखिरकार स्थानांतरित न करना पड़े। ये कैसे संभव है? हमें अभी भी क्लास ट्रांसफर की तैयारी करनी चाहिए। जियाक्सियाओ माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहता। लिन जियाक्सियाओ की अभिव्यक्ति उदास रही। कोई परेशानी नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, अगर हम भाग्यशाली हैं तो क्या होगा? अपनी समझदार बेटी की ओर देखते हुए लिन मो संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अपनी बेटी को स्कूल के खेल के मैदान में ले गया और प्रिंसिपल के कार्यालय के दरवाजे पर आया। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, प्रिंसिपल की आवाज आई। लिन मो ने धक्का देकर कार्यालय का दरवाजा खोला और लिन जियाक्सियाओ के साथ अंदर चला गया। उन्हें देखकर लियू मेहोंग की आंखें चमक उठी और वह बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान रोक सकी और उसने उत्सुकता से कहा, मिस्टर लिन, मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। लिन मो ने भ्रम का नाटक किया और पूछा, क्या हुआ? यहाँ तक कि खुद लिन मो को भी इस बात का एहसास नहीं था कि लियू मेहोंग ने राक्षस सिटी बोली में उनके साथ संवाद किए हुए काफी समय हो गया था। हालांकि लिन मो ने हमेशा बहुत विनम्रता से काम किया और लियू हुनमेई के साथ दोबारा हुए संबंध का जिक्र नहीं किया या उसे धमकी नहीं दी, लेकिन दोनों के बीच शक्ति की गतिशीलता स्पष्ट रूप से बदल गई थी। कम से कम लियू मिहोन के दिमाग में लिन मो का महत्व पर्याप्त समर्थन वाले प्रभावशाली परिवारों के छात्रों से कम नहीं था। हालांकि मुझे शायद यह नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं आपके और छात्र जियाक्सियाओ के साथ कुछ अच्छी खबरें साझा करना चाहता हूँ। लियू मेहोंग ने अपनी मुस्कान छिपाने की जहमत न उठाते हुए एक दस्तावेज निकाला और जारी रखा, मुझे अभी एक संदेश मिला है कि छात्र झांग जियू स्कूल से वापस जा रहा है। जियाक्सियाओ को कक्षाएं नहीं बदलनी होंगी। क्या? लिन जियाक्सियाओ, जिसका चेहरा एक सेकंड पहले आंसू से भरा हुआ था, तुरंत ऐसे मुस्कुराए जैसे उसने $5 मिलियन का पुरस्कार जीता हो। उछलकर जोर से पूछा, वास्तव में क्या ये सच है? वाह, मुझे वास्तव में कक्षाएं स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। लिन एक M0 ने लिन जियाक्सियाओ को एक तरफ खींच लिया। जियाक्सियाओ, असभ्य मत बनो। हे, लिन जियाक्सियाओ ने हंसते हुए माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें प्रिंसिपल, मैं बहुत उत्साहित हो गया था। तो क्या मुझे वास्तव में कक्षाएं स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है? ये ठीक है छात्र जियाक्सियाओ, खुश रहना सामान्य बात है। हाँ, आपको स्थानांतरण की आवश्यकता
नहीं है। लियू मेहोंग ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। जैसे ही वह कुछ और जोड़ने ही वाली थी, उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी अभिव्यक्ति अचानक थम गई और उसने लिन मो को घूर कर देखा। मिस्टर लिन, आप इस खबर से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहे। बकवास। चिंतित महसूस करते हुए लिन मो ने आंतरिक रूप से शाप दिया। वह, जिसे प्रिंसिपल के लिए आश्चर्यचकित होना था, शायद बहुत शांत लग रहा था क्योंकि उसे कल रात ही खबर पता चल गई थी। लगभग तुरंत ही लियू हुनमेई और लिन मो के बीच माहौल विशेष रूप से अजीब हो गया। लिन मो की ओर लियू मेहोंग की नजर भारी आश्चर्य और सदमे से भरी थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने झांग जियो के अचानक स्कूल छोड़ने को लिन मो से कभी नहीं जोड़ा था। उनके विचार में लिन मो सिर्फ एक साधारण मजदूर था, लेकिन जब उसने लिन मो की प्रतिक्रिया देखी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गंभीर मामला हो सकता है। यह आदमी, क्या उसे पहले से पता चल सकता था कि झांग जियो आज स्कूल से निकलने वाला है? या दूसरे तरीके से कहें तो, क्या उसने झांग जियो को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए किसी प्रकार के प्रभाव का इस्तेमाल किया था? अध्याय 40, लिन मो _ से निकलने वाला रहस्य और आतंक। अनुवादक 54,96,90,339 आए। लियू मेहोंग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह सब कुछ याद कर सकती थी जो पहली बार लिन मो को देखने के बाद से वर्तमान क्षण तक हुआ था। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहां तक जिम प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध की बात है, तो लियू मेहोंग अभी भी ये पता नहीं लगा सकी कि लिन मो को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली। क्या झांग जियो का अचानक स्कूल से चले जाना भी उससे संबंधित था? यदि लिन मो को झांग जियो के माता पिता के अकथनीय मामलों के बारे में भी पता होता तो यह संभव नहीं था, लेकिन वह शिक्षा ब्यूरो के पूर्व उपनिदेशक का पोता था। किस तरह का रहस्य उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर सकता था? क्या सचमुच उसका इतना प्रभाव था? यदि ऐसा है तो वह स्वयं को एक साधारण प्रस्तावक के रूप में क्यों प्रच्छन्न करेगा? मामले जितने अधिक समझ से परे थे, वे उतने ही अधिक बेवजह भय और उत्पीड़न को प्रेरित करते थे। इस समय लिन मो को निश्चित रूप से पता था कि लियू मेहोंग क्या सोच रहा था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने पहले से योजना बनाई थी। ये पूरी तरह से आकस्मिक था। वह कभी भी यह कृत्य नहीं करना चाहता था। उसने छुपे रहने और किसी का ध्यान न जाने देने के लिए बहुत कुछ किया था, दीवारें फांदना और सॉफ्टवेयर पर पैसा खर्च करना। हालांकि लियू हुनमेई की अटकलें अप्रासंगिक लग रही थी। ये सोचते हुए लिन मो ने एक सहज मुस्कान दिखाए और कहा, आश्चर्यचकित हो। काफी आश्चर्य की बात है। उनके परिवार का क्या हुआ? वे अचानक स्कूल छोड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो गए हैं? आश्चर्य की बात है। वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। शुरू में लियू मेहोंग के मन में लिन मो, जो कि एक अन्य जगह से आए माता पिता थे, के प्रति बहुत कम सम्मान था, लेकिन बाद में क्योंकि लिन मो को अपने रहस्य के बारे में जानकारी होने के कारण उसे समझौता करना पड़ा, इसलिए उसे सम्मान का दिखावा करना पड़ा। But today, for the first time, she really felt a tangible fear from Lin Mo's ordinary face. सावधानी बरतते हुए गलती करना बेहतर है। इस विचार के साथ अब शांतचित्त लियू मेहोंग लिन मो पर और भी अधिक विनम्रता से मुस्कुराए और कहा, मैं विशिष्टताओं के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है, तो उनके पास अपने कारण होंगे। श्री लिन, अगर कभी तुम्हें मुझसे किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना। आप बहुत दयालु हैं। लिन मो हंसे और बार बार अपने हाथ हिलाए, फिर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और कहा, ज़ियाओक्सियाओ को अब तक कक्षा में होना चाहिए, इसलिए मैं उसे वहां ले जाता हूँ। आज के मामले में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। इस तरह के शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल लियू। ज़ियाओक्सियाओ, प्रिंसिपल को अलविदा कहो। अलविदा प्रिंसिपल। अलविदा ज़ियाओक्सियाओ। भाषण प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर आ रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप कड़ी मेहनत करें। मैं करूंगा। प्रिंसिपल के कार्यालय से निकलने के बाद मासूम लिन ज़ियाओक्सियाओ ने पूछा, पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति बन गई है? वह बहुत उग्र हुआ करती थी और मैं उसे देखकर डरता था, लेकिन हाल ही में वह बहुत दयालु हो गई है। क्या उसके परिवार में कोई खुशी की घटना है? एक सुखद घटना। लिन मो मंद मंद मुस्कुराई। हो सकता है। जब लिन मो अपनी बेटी को कक्षा में ले गए और स्कूल से बाहर निकले तो सुबह के 8:30 बजे थे। आज ताज़ा की गई खुफिया जानकारी के पहले टुकड़े में उल्लिखित समय तक अभी भी लगभग 1 घंटा बाकी था। 1 प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करते हुए आप कल डेवलपमेंट रोड और कंस्ट्रक्शन रोड के चौराहे से गुजरे कल सुबह 9 बजे सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी झांग गुइलिन चौराहे पर गिरेंगे। बचे हुए समय के साथ लिन मो प्रिंसिपल के कार्यालय में हुई घटना पर विचार करते हुए जल्दी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। शक्तिशाली लोगों के साथ बातचीत करते समय अपना थोड़ा सा रहस्य और ताकत दिखाना प्रभावी होता है। हालांकि ये सबसे अच्छा है जब अन्य लोग इसे अनजाने में खोजते हैं, क्योंकि इसे जानबूझकर दिखाने की कोशिश करने के बजाय इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। लियू मेहोंग आज एक प्रमुख उदाहरण थे। मुझे कुछ गंभीर स्थितियों में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम के अस्तित्व के बारे में भूल जाना चाहिए। ये सभी बड़े लोग बहुत चतुर हैं। लिन मो बहुत चतुर व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं है।
उसे एहसास हुआ कि भविष्य में उसे संभवतः सभी प्रकार के शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटना होगा, इसलिए उसे अपने लिए बेहतर स्थिति सुरक्षित करने के लिए अधिक समझदार और चतुर बनना सीखना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि लाभ मेरा है। सुबह 8:40 बजे लिन मो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर डेवलपमेंट रोड और कंस्ट्रक्शन रोड के चौराहे पर पहुंचे। ये बिल्कुल संयोग था कि यह चौराहा वही स्थान है जहां लिन मो ने सबसे पहले अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को सक्रिय किया था और इसकी जानकारी के माध्यम से पैसा कमाने का प्रयास किया था। उसी स्थान पर खड़े होकर लिन मो को अभी भी वह मैनहोल स्पष्ट रूप से याद है जहां उन्होंने एक पालतू कुत्ते को बचाया था। साथ ही युवा जोड़े के चेहरे पर अहंकारी भाव भी याद थे जब वे अंततः वहां से चले गए थे। बमुश्किल आधा महीना बीता होगा, फिर भी इस पुरानी जगह को दोबारा देखकर उसे कई अजीब भावनाएं हुई। इस अवधि में उन्होंने महसूस किया कि वह काफी परिपक्व हो गए हैं और कुछ मुद्दों को अधिक आसानी से संभाल रहे हैं। अगर अब उसे उस युवा जोड़े का सामना करना पड़े तो वह उन्हें इनाम में सूचीबद्ध सभी पुरस्कार सौंपने के लिए कम से कम 1 दर्जन तरीकों के बारे में सोच सकता है। उस समय वह बहुत छोटा था और उन्हें दूर जाने दिया गया। वास्तव में जो चीज मनुष्य को विकसित करती है वह समय नहीं बल्कि अनुभव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं फिर कभी उस जोड़े से मिल पाऊंगा। यदि नहीं तो यह उनका सौभाग्य है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो वे केवल यही कह सकते हैं कि उनका दोबारा मुझसे सामना होना तय था। हालांकि आज मौसम थोड़ा ठंडा था, सूरज तेज चमक रहा था। लिन मो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठे गर्म और आरामदायक रोशनी का आनंद लेते हुए कुछ बेतरतीब सवालों पर विचार कर रहे थे। समय बीतता गया। जैसे ही लिन मो को थोड़ी ऊब महसूस होने लगी, अचानक बहुत दूर से एक धीमी आवाज आई। शोर की दिशा में देखते हुए लिन मो ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो लगभग 60 या 70 साल की थी, जो उससे कुछ ही दूरी पर एक गिरे हुए हरे कूड़ेदान के नीचे फंसी हुई थी। हर तरह के कचरे ने उसे ढक दिया, पूरी तरह गंदगी। क्या वह है? ये होना चाहिए। लिन मो ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, वो तेजी से भागा, कूड़ेदान उठाया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर चिंता के साथ बूढ़ी महिला से पूछा, आंटी क्या आप ठीक है? आउच। झांक गुलिन बुरी तरह गिर गई थी और कुछ देर तक अपनी सांसें संभालने के बाद उसने कहा, युवक मेरी मदद करो, चिंता मत करो, मैं झूठे दावे नहीं करूंगी। सिस्टम के एक संकेत के कारण लिन मो को पता था कि बूढ़ी महिला एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी थी और शायद धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेगी। हिलना मत, मैं तुम्हें अभी उठने में मदद करूंगा। लिन मो ने झांक गुलिन पर कचरे की बदबू और गीले कपड़ों की बदबू को नजरअंदाज करते हुए कहा और जल्दी से उसे सड़क के किनारे एक कुर्सी पर बैठने में मदद की। आंटी आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? आप इस तरह कैसे गिर गई? क्या ये गंभीर है? क्या मुझे आपके लिए 120 पर कॉल करना चाहिए? थोड़े आराम के बाद झांक गुलिन को काफी बेहतर महसूस हुआ। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ कचरा फेंकना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर तक चलने के बाद भी मुझे कूड़ेदान नहीं मिलेगा। जब आखिरकार मुझे एक मिल गया तो मैं फिसल गया और जमीन पर गिर गया। नौजवान, मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ, अन्यथा मैं यहाँ अपनी पुरानी हड्डियां तोड़ देती, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर लिन मो ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। क्या राक्षस शहर एक महान अंतर्राष्ट्रीय महानगर नहीं है? बेशक ये है। क्या राक्षसा शहर में पर्याप्त कूड़ेदान नहीं है? निश्चित रूप से बहुत कम है। राक्षसा शहर में कूड़ेदान न ढूंढ पाने का मुद्दा बिना गिनती के कई बार हॉटसर्च सूची में शीर्ष पर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुढ़िया ने आधा दिन उसकी तलाश में बिताया। आंटी आपके सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मेरे कपड़े पहन लो। लिन मो ने अपनी जैकेट उतार दी और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो आपको सर्दी लग सकती है। आप काफी उम्र में हैं और फ्लू भी हाल ही में बहुत गंभीर है, इसे जल्दी से पहन लो। हालांकि मौसम बहुत ठंडा नहीं था, गीले कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति निश्चित रूप से इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। लिन मो वास्तव में विशेष रूप से उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक बुरी औरत की उपेक्षा करना और उसे लावारिस छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके अलावा उसके साथ अधिक बातचीत करने से अधिक बुद्धिमत्ता उत्पन्न हो सकती है।